अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हियर वंस अगेन। D3 हमारा चल रहा है जी, मर्जर एंड एक्विजिशंस की वर्कशॉप चल रही है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास में बिजनेस सॉल्यूशन हो गया था। दूसरी क्लास में हमने जो है वो मर्जर एक्विजिशन के कोर कॉन्सेप्ट बेसिक्स को देख लिया था, और आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी, दिस इज अवर दिस जीएचपी वाला सवाल आज थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। एक क्वालिटी क्वेश्चन मैं चाह रहा हूँ उसकी मेजर एडजस्टमेंट मैं करा दूं। बड़ा सवाल, काफी बड़ा सवाल, जो वाकई मुश्किल सवाल है मर्जर इक्वेशन का, काफी मुश्किल सवाल है। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जी जी, मैंने मैसेज कर दिया ग्रुप पे, तो वैसे यार नहीं किया ग्रुप पे मैसेज, मेरे ख्याल से मैंने तमाम ग्रुप्स में मैसेज कर दिया है अभी ना, जो मेरे रडार में ग्रुप्स हैं। वो पब्लिक ग्रुप है तो वो रह गया, वो तो अलग बात है, बल्कि एक ग्रुप रह गया। हाँ सही कह रहे हैं यार, ये मैसेज नहीं हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बात को। ये जरा सवाल देखें आप लोग जरा। जी, क्वेश्चन नंबर, ये विंटर 12 में सवाल आया है, पूरा नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। जी ठीक है। अच्छा जी, तो इसको अभी हम जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी से यार। ठीक है, ग्रुप 3 वाले में नहीं रह गया था मैसेज होने से यार, सही कह रहे हैं, अभी मैंने ग्रुप 3 पे कर दिया मैसेज। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं इसकी। सही है जी, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कैलकुलेट द शेयर प्राइस ऑफ जीएचपी फॉलोइंग द टेक ओवर एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज मेंटेन इन द synergy अचीव एज एक्सपेक्टेड। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं अगेन मोटी मोटी बातें करूंगा आपसे, पूरा डिटेल में नहीं सॉल्व करेंगे, मोटी मोटी बातें क्या है इसमें तो जरा देख लेते हैं एक दफा जल्दी जल्दी से। ठीक है जी, सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या कह रहे हैं? GHP Limited is a fast growing business which operates a chain of petrol pumps across the country. The company is committed to an aggressive strategy of expansion through acquisition. It is considering to acquire 100% shareholding in IJQ, क्या कहते हैं, Limited, that operates a chain of CNG stations on the highway. GHEP is contemplating to offer one for every 3 shares held in IJQ। अच्छा, जल्दी जल्दी मुझे बता दें कौन टारगेट है, कौन एक्वायरर है। ये सवाल पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मेजर एडजस्टमेंट मुझे आपको बतानी है, फिर हम अगले सवाल पे चले जाएंगे। GHP जो है वो हमारा एक्वायरर है। ठीक है, GHQ नहीं है, ये सही है, GHP है। कहीं और नहीं चले जाएगा आप GHQ का नाम सुन के, अल्लाह माफ करे खैर। हाँ, बदला ब्लैक वीगो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी हो क्लास के बाद, अल्लाह माफ करे खैर। तो GHP है ये, ठीक है। खैर, टारगेट कंपनी जो है वो कौन है? IJQ। बड़े मिलते जुलते नाम, बड़े केयरफुली बनाए एग्जामिनर ने। ठीक है जी, तो GHP है, देर इज कंसिडरिंग रिक्वायर 100% शेयर होल्डिंग इन IJQ। IJQ इट मींस टारगेट है। ठीक है जी, सही है। हाँ, और आज है भी 9 मई, अल्लाह माफ करे खैर हाँ यार, दिन भी थोड़ा सेंसिटिव है यार। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? कितना शेयर ऑफर दिया? 1 for every 3। 1 for every 3। ठीक है जी। अच्छा, शेयर ऑफर आ गई तो फिर वो गेन डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, 1 for every 3। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई ये फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, ठीक है, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दी, बैलेंस शीट दे दी, PNL दे दिया, एवरेज शेयर प्राइस दे दी पिछले 5 सालों की। GHP डायरेक्टर फील दैट देयर इज अ स्ट्रांग सिनर्जी बिटवीन द टू बिजनेस व्हिच विल लीड टू एन इंक्रीज ऑफ 300 मिलियन पर ईयर इन कंबाइंड आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा वादे हो नहीं सकता। ये जो सिनर्जी है ये लमसम नहीं है, पर एनम है, और हमें पता है ये अर्निंग में ऐड हो जाएगी। फॉलोइंग द एक्विजिशन बोथ GHP एंड IGQ आर लिस्टेड कंपनी एंड देयर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 13% एंड 18%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन वैक। अच्छा, वैक को देख के लग रहा है कौन सी टेक्निक, वैक कौन सी टेक्निक में आता है? प्लीज देखें, बिजनेस वैल्यूएशन हमारी बेसिक है। हाँ, फ्री कैश फ्लो टेक्निक में आता है, सही कहा आपने, सही कहा आपने। मगर क्या आपको लग रहा है फ्री कैश फ्लो की यहाँ पे कोई बात नजर आ रही? ग्रोथ रेट नजर आ रहा है? हाँ नहीं, ऊपर तो प्रॉफिट नजर आ रहा है, डेप्रिसिएशन भी अलग से एडबैक वाला का कोई सीन नहीं है। और रिक्वायरमेंट, सबसे बड़ी बात, रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं कैलकुलेट शेयर प्राइस ऑफ GHP फॉलोइंग द टेक ओवर assuming price earning ratio of the company is maintained and the synergy is achieved as expected। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ द कंपनी इज मेंटेन्ड। प्राइस अर्निंग रेशियो पूरे सवाल में कहीं नजर आया है अभी तक? पहले पैराग्राफ में तो नहीं है। हाँ भाई, रिक्वायरमेंट से पहले अगर मैं देखूं एक दफा, एक नजर दौड़ाएं, क्या प्राइस अर्निंग रेशियो कहीं नजर आ रहा है मुझे रिक्वायरमेंट से पहले? इस पूरे सिनेरियो में मुझे यहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहा प्राइस अर्निंग। मगर वो कह रहे मेंटेन रहेगा, तो क्या क्या कहानी करें?
खुद निकाल सकते हैं ना, कोई मसला तो नहीं है ना, कोई टेंशन तो नहीं है। वालेकुम सलाम सैयद आसिम मुनीर, क्या नाम है आपका, माशाल्लाह। खैर, तो क्या कहते हैं, पी रेशियो निकाल नहीं सकते हम क्या? बताएं। कैलकुलेट कर लेंगे क्या? हमें मार्केट प्राइस पता है, यस। अच्छा, मार्केट प्राइस इतनी सारी है, कौन सी मार्केट प्राइस यूज करेंगे पी रेशियो निकालने के लिए? कौन सी मार्केट प्राइस यूज करेंगे? जाहिर सी बात है लेटेस्ट यूज करेंगे, लेटेस्ट। लेटेस्ट यूज करेंगे, ये हिस्टोरिकल क्यों दिए ये आगे क्लियर हो जाएगी बात। लेटेस्ट आपके पास शेयर प्राइस अवेलेबल है, और किसकी शेयर प्राइस यूज करनी है? एक्वायरर की यूज करते हैं, हमें पता है पी रेशियो एक्वायरर का यूज होता है, और हमें अर्निंग्स भी पता है, अर्निंग्स कितनी है, अर्निंग दे रही। ठीक है जी, अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं। 6580 को नंबर ऑफ शेयर कितने, 300, 300 से डिवाइड करें। ठीक है जी, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से पी रेशो आ जाएगा, 186 को डिवाइड कर दें। बी रेशो निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पी रेशो निकालने के लिए मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसे शेयर प्राइस भी करें, डिवाइड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस 186, और अर्निंग्स पर शेयर के लिए आपको पता है यार, ये 6580 डिवाइड बाय 300। चलो जी, क्लियर है, तो पी रेशो आ जाएगा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, ये पी रेशो आ गया। वो कह रहे कैलकुलेटर शेयर प्राइस ऑफ जीएचपी फॉलोइंग टेक ओवर, फॉलोइंग टेक ओवर, फॉलोइंग टेक ओवर। कितना आसान सवाल है, हलवा सवाल है यार। पी इंटू, अच्छा रिवाइज शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे, जल्दी बता दें। रिवाइज शेयर 8.48 आया, थैंक यू उमैर उस्मान, 8.48। अब रिवाइज शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे? रिवाइज शेयर प्राइस अगेन टेक्निक वही यूज करनी है, पी रेशियो वाली। रिवाइज शेयर प्राइस निकालने के लिए रिवाइज पी ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दो पी से, पी से। रिवाइज पी नहीं, सेम पी से। तो रिवाइज ईपीएस निकालना पड़ेगा, और रिवाइज ईपीएस निकालने के लिए क्या करोगे? रिवाइज ईपीएस निकालने के लिए दोनों की अर्निंग ऐड कर लो, दोनों की अर्निंग ऐड कर लो, साइनर्जी ऐड कर लो, अर्निंग्स ऐड कर लो, साइनर्जी ऐड कर लो, और नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कौन से वाले आएंगे, नए वाले आ जाएंगे। न्यू शेयर्स कितने इशू करेंगे हम? 1 फॉर एवरी 3 का क्या मतलब है यार? सवाल कराने का नहीं था, मगर चलो हो रहा है तो मैं बता ही देता हूँ। न्यू शेयर्स कितने इशू करेंगे, 2000 डिवाइड बाय 10, यानी कि इसके 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर हैं। 1 फॉर एवरी 3 का मतलब है हर 3 पे, एवरी 3 मीन्स एक एक शेयर इशू होगा हर 3 पे। तो ये बन रहा है 66.67। सही है भाई, सही बताया आपने यार, किसने बताया, उमैर उस्मान ने बताया। और कोई आज कोई पार्टिसिपेट करने के उसमें नहीं है क्या? बाजमा ने सही बताया, अली ने सही बताया। तो अगर मैं रिवाइज ईपीएस निकालना चाहूँ, इतनी बार निकलवा लिया, मेरा दिल नहीं था निकलवाने का, तो इतनी बार मैं निकलवा चुका हूँ, मगर निकलवा लेता हूँ। पेपर में इतना शॉर्टकट नहीं करना यार, अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज अर्निंग आ गई, न्यूमरेटर पे एग्री करते हो। रिवाइज ईपीएस के लिए रिवाइज अर्निंग आ गई, न्यूमरेटर पे एग्री करते हो, दोनों अर्निंग्स को ऐड कर दिया, 1 2, और साइनर्जी को। आसान है, बिल्कुल आसान है यार, अभी इतना कुछ है ही नहीं। टेक्निकल पार्ट में अभी बताऊंगा, बी पार्ट में टेक्निकलिटी है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, मर्ज एंटिटी के, रिवाइज के। इक्वजिशन के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? इक्वजिशन के बाद इतने हो जाएंगे, 300 प्लस 200, 500। सही किया मैंने, 300 प्लस 200, 500 सही किया। हाँ, 300 इसके और 200 इसके। यही बताया था कल मैंने शायान लिमिटेड में, क्या परसों जब प्रीवियस सेशन हुआ था। हाँ, पार्टिसिपेट करो यार जल्दी से, शाबाश। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग यार, गलत कहा हमने। मुनजा, योर आंसर इज राइट। उमैमा, योर आंसर इज राइट। बाजमा, योर आंसर इज राइट। असदुल्ला कदीर, योर आंसर इज राइट। एहतिशाम सही कह रहे हैं, सनाउल्ला सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात की सबने, बहुत अच्छी बात की। खालिद खुर्शीद सही कह रहे हैं, सईदा सही कह रहे हैं, अदनान सही कह रहे हैं। 200 तो खत्म हो गए, पुराने नोट, पुरानी करेंसी, इन खत्म, इरेलीवेंट, 66.67। ठीक है जी। तो नई शेयर प्राइस आ गई, 5 माह का मुफ्त सवाल है, मुफ्त समझ तो, मुफ्त। ये पी मेथड में हमारा हाथ सेट हो गया। ठीक है, मैं आंसर पे नहीं जा रहा। अच्छा, अब बी पार्ट देख लो यार, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, गौर से देखेंगे इस बार। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखनी, जब भी पेपर में इस तरह का सवाल आएगा, आपने कॉन्सेप्ट लिख देना है। शेयर प्राइस निकालनी है पी रेशो से, आपने कॉन्सेप्ट लिख देना है, लिख देना है। फॉर्मूला लिखने के मार्क्स होते हैं नहीं होते, ये बहस अलग है। हो या ना हो, आप अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ये आज कल भी मुझे, आज सुबह भी मैं लोगों की क्वेरीज का जवाब देता, तो एक बच्चे ने पूछा क्या मैं फॉर्मूला लिखना चाहिए, कल रात को पूछा था या सुबह पूछा था आज। तो मैंने कहा बिल्कुल लिखना चाहिए। अच्छा, बी पार्ट देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द मर्ज एंटिटी, यू मे यूज एनी रीजनेबल असम्पशन व्हेनेवर नेसेसरी। अच्छा, ये कितनी आ रही है शेयर प्राइस? 246 आ रही है टीसीपी की। टीसीपी कौन है जी? नाम बताया था आपने, मैं भूल गया। लास्ट क्लास में भी कोई आया था टीसीपी के नाम से। तला, तला, अजय तला बेग हो ना तुम तो यार, पुराने हमारे साथी, हमारे पुराने स्टूडेंट्स। हाँ, है ना? तला बेग ना। टीसीपी तो सीपी क्या है, टी फॉर तला है, सीपी क्या रखा है तुमने अपने नाम के साथ यार? चलो खैर, छोड़ो, अभी इन बातों का वक्त नहीं।
अच्छा 246.07 पर देते हैं, उमैर उस्मान सही है। अच्छा अब बी पार्ट देख लो यार, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब ये गौर से देखिएगा यार, ये टेक्निकल पॉइंट है, इस तरह का सवाल अभी रिपीट नहीं हुआ, मगर ये काफी टेक्निकल सवाल था, पेपर में ये पिक करना बहुत मुश्किल है। मुझ जैसा बंदा भी पेपर में बैठा होता ना, सीरियस बात बता रहा हूँ मैं आपको, बीइंग अ स्टूडेंट बात बता रहा हूँ, मैं नहीं पिक कर पाता, फंस जाता। ये इतने एक हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए। जरा क्या चाहिए देख लें जल्दी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है। अच्छा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके आप लोगों को सिखाए हैं अपने कोर्स में। के निकालने का एक तरीका होता है CAPM। CAPM क्या होता है? RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। ठीक है, ये तरीका इस सवाल में नहीं लिख सकता क्योंकि कुछ भी नहीं है, ना बीटा है, ना रिस्क फ्री रेट है, ना मार्केट रेट है। ठीक है। अच्छा के निकालने का एक तरीका मैंने बताया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी। क्या इसमें देखें इंग्रेडिएंट मौजूद है, शेयर प्राइस मौजूद है, हाँ। जो चीज गिवन है मैं ग्रीन करता जा रहा हूँ, शेयर प्राइस गिवन है, गिवन है। डिविडेंड गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है, ये रहा डिविडेंड पर शेयर निकल आएगा, मसला नहीं, टेंशन नहीं ले, डिविडेंड आ जाएगा। अच्छा के ही नहीं पता, के ही तो निकालना है। क्या ग्रोथ रेट पता है इसमें? के ही निकालने के लिए, के ही निकालने के लिए, हाँ एक चीज रह गई, अगर मुझे के ही निकालना है, एक चीज रह गई, क्या रह गई? ये देखे ना, दो इंग्रेडिएंट तो हैं सवाल में गिवन है ना यार, फेयर प्राइस भी गिवन है, तो क्या हम ग्रोथ निकाल सकते हैं? एक सवाल है, ग्रोथ 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 ग्रोथ। यहाँ कोई ऐसा डेटा है जिसको देखे ग्रोथ निकला है? जवाब दे, बस ये खत्म हो रहा है यार, इसमें और कुछ भी नहीं है। ग्रोथ निकल सकती है, निकल सकती है, वो तरीका था ना हाई लो मेथड, 186 और 70। तो वो फॉर्मूला लगा ले जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में लगाते थे, 70 × 1 + G की पावर, कितनी पावर लगेगी इसमें? हाँ 70 × 1 + G, अगर ग्रोथ लगी कितनी ग्रोथ लगेगी? 1 2 3 4, कितनी? चार या तीन? चार या तीन? चार या तीन? चार या तीन? हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, चार नहीं तीन, वेरी गुड। अच्छा मगर इससे जो ग्रोथ आएगी मुझे बताओ, ये ग्रोथ इन शेयर प्राइस आएगी या ग्रोथ इन डिविडेंड आएगा? इससे जो ग्रोथ आएगी वो कौन सी आएगी, शेयर प्राइस की ग्रोथ आएगी या डिविडेंड की ग्रोथ आएगी? आप मुझे बताओ, क्या शेयर प्राइस की ग्रोथ और डिविडेंड की ग्रोथ बराबर होती है क्या? हाँ, प्रॉफिट की और डिविडेंड की ग्रोथ बराबर होती है, मैंने समझाया था, किसी को याद आ रहा है? लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में समझाया था ना, प्रॉफिट की ग्रोथ और डिविडेंड की ग्रोथ बराबर होती है। किसी को याद आ रही है मेरी एग्जांपल? ओलिवीन के सवाल में सिखाया था, अगर आपको याद हो। पूरा प्रूफ किया था, सिखाया क्या था, पूरा प्रूफ किया था, सबूत दिया था आपको मैंने। दिखा दूं क्या? ओलिवीन नहीं, इसमें इससे दूसरे सवाल बताया था शायद। मैंने कहा था रटा नहीं लगाना, पता नहीं कहाँ गया यार वो सवाल। ये था, किधर चला गया? पूरा हाईलाइट करवाया था मैंने। खैर अभी याद नहीं आ रहा मुझे यार। ठीक है। अच्छा अभी इधर आ जाओ। पता नहीं कितना काम कर लिया ना लास्ट क्लास में, माशाल्लाह। हाँ ये रहा ना, ये पूरा प्रूफ कराया था। खैर ये GHP के सवाल में करवाया था, ओ टेक्सिला TPL के सवाल में कराया था। अच्छा जल्दी से आ जाओ। तो यार इसका मतलब है ये गलत है, ऐसा नहीं करेंगे। दिस इज नॉट राइट, दिस ग्रोथ इन शेयर प्राइस इज नॉट रेलिवेंट, इट इज नॉट ग्रोथ इन डिविडेंड। पेपर में किसी को कुछ समझ नहीं आएगा वो ये काम कर लेगा, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट फॉलो नहीं है। ठीक है, क्लियर है? डिविडेंड पेआउट शेयर में होता था तब होता था, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने लास्ट बताया। ये शेयर प्राइस तो यार, स्टॉक मार्केट तो सिर्फ डिविडेंड थोड़ी चेंज होती है यार, मुल्क के हालात चेंज हो रहे हैं, रिसेशन बूम का मसला हो रहा है, जंग हो रही है, नहीं हो रही है, सही है। अच्छा अब सुने, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, बहुत अनोखा तरीका था, बहुत ही अनोखा तरीका था। अच्छा अब इसने क्या किया, ये प्लीज समझ लो, ये पेपर में पहले कभी आया हुआ नहीं है, और आ गया तो खामा खामा आप लोगों को टेंशन हो सकती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को पहले से प्रिपेयर कर दूं। इसमें इसने एक अजम्पशन ली है, अजम्पशन को प्रूव किया है। अच्छा मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी है आफ्टर मर्जर? दोनों की निकाल लो, GHP की भी निकाल लो और IJQ की भी निकाल लो। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? वो 246.07 शेयर प्राइस आई है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 300 शेयर से, तो वो 246.07 शेयर प्राइस आई है, मल्टीप्लाई कर लो 66.67 शेयर से। मल्टीप्लाई करो, क्या बना जरा ऐसे ही जल्दी जल्दी बता दो। हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है मर्ज एंटिटी की। कितना है यार? 73821, नहीं GBR से नहीं लग सकता। 73821, क्योंकि रिटर्न का रेट गिवन नहीं है ना सही तरह, 16405। अच्छा अब इसका डेट चेक करो कितना है, ये तो इक्विटी है ना,
इनका डेट चेक करो कितना है। इसका डेट कितना है बेचारे का? 1240 और 120। और से सुनना। अच्छा, एक और तरीके से भी तो निकल सकता है के। वैक दिया हुआ है। ओ, ये तरीका तो मैंने सोचा ही नहीं। वैक दिया हुआ है। वैक के फॉर्मूला क्या होता है? डी के के डी वन माइनस टी। इस तरीके से भी तो निकल सकता है। मुझे वैक पता है ना यार। वैक मुझे कितना पता है? देखो जरा। इसने बताया कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक 13%, 18%। तो ये जीएचपी को ले लो। 18% है। 13%, सॉरी। तो मैं एक काम करता हूँ, ई पता है मुझे, ई मैंने अभी निकाला। 73821। डेट पता है मुझे। डेट कितना है भाई? ये रहा। 1240। और से देख लें यार प्लीज, छोटी सी बात है। के ई और के डी वन माइनस, अच्छा के डी वन माइनस टी पता है? सवाल। सही कहा शहजाद, फंस गए यहाँ पे, फंस गए। के डी वन माइनस टी के लिए क्या करें? कोई भी रेट, बैंक लोन ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं। बैंक लोन का नॉर्मली वन माइनस टी हो जाता है, मगर मसला ये रेट को बताया तो सही, अल्लाह के बंदे ने कोई रेट ही नहीं बताया सवाल में। कि इस पे 8% है, 5% है, 10% है, 12% है, 6% है, 9% है, क्या है? और मर्ज एंटिटी का वैक नहीं है, ये अलग अलग है अपना। ये अलग अलग वैक है, तो कोई बात नहीं, हम अलग अलग दोनों का के ही निकाल लेते हैं। देखो इस बात को समझो, अगर मुझे मिसाल के तौर पे वैक गिवन है, तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ ना। मेरी बात समझ आ रही है? एग्जिस्टिंग वाली भी ले सकते हो, मसला नहीं है। एग्जिस्टिंग वाली ले लो, हाँ चलो। एग्जिस्टिंग वाली ले लो। ठीक है, वो भी कोई इशू नहीं है, हाँ एग्जिस्टिंग वाली ले लो चलो। अगर एग्जिस्टिंग वैक है, बिल्कुल सही है। 186 इंटू 300। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? ये तो मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक रफ सा सवाल करा रहा हूँ। कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। हाँ सही है, एग्जिस्टिंग वाली आनी चाहिए वैसे तो। 554800 सही है। थैंक यू। ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है? मेरे पास क्या क्या मौजूद है? के ई मौजूद नहीं है। ई मौजूद है। ई मौजूद है। डी मौजूद है, हालांकि लिखा हुआ नहीं है डिवाइन, मैं फिर भी मज्यूम करूँ पार वैल्यू मार्केट वैल्यू बराबर है। वैग भी पता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? इस रूट में एक प्रॉब्लम है क्या? क्या? एक चीज और गायब है। ये रूट मेरा ब्लॉक हो गया। ये रूट मेरा लॉक हो गया। क्या गायब है? अब दो दो अननोन थोड़ी हो सकता है। ये मेरा ये भी अननोन हो गया, और मेरा ये भी अननोन हो गया। इक्वेशन तो खत्म हो गई। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये तरीका भी क्या? अब मैं कैसे निकालूं क्या? ना मैं सी ए पी एम लगा पा रहा हूँ, ना मैं डिविडेंड वैल्यूएशन लगा पा रहा हूँ, ना मैं वैक के रिवर्स फॉर्मूले से काम कर पा रहा हूँ, मगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, ठान ली, जिद की हुई है, इसने रिक्वायरमेंट में दे दिया। अब इसका लास्ट सस्पेंस ब्रेक करते हैं। यार इसने एक अजम्पशन बड़ी खतरनाक ली थी, जो कि मैं समझता हूँ पेपर में पिक करना मुश्किल है, मगर अब आप कर लोगे। जरा इसका डेट इक्विटी रेशो निकालो, कितना आ रहा है इसका गियरिंग रेशो। इक्विटी वर्सेस डेट रेशो निकालो, कितना आ रहा है? क्या मैं कहता हूँ 55,800 इक्विटी का रेशो आ रहा है। कितना आ रहा है जरा देखो। 98%। 98% आ रहा है। और दूसरे में भी देख लो इसी तरह। दूसरे में भी देख लो। 18% वैक गिवन है। ई कितना हो जाएगा? करंट शेयर प्राइस देखो, करंट करंट सही कहा किसी ने। अभी मर्जर थोड़ी हुआ है। वैक जो दिया हुआ है वो तो एग्जिस्टिंग दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, बिफोर मर्जर दिया हुआ है। फिलहाल कब वैक दिया हुआ है? 58 इंटू 200। 200 शेयर थे ना पहले, पुराने पुरानी करेंसी तो 200 थी ना। भाई याद आ रहा है, पुरानी करेंसी तो 200 थी ना भाई। जेड 120। यही नहीं पता। और के डी वन वन एस टी भी नहीं पता। तो जरा इसका भी रेशियो निकालो, क्या आ रहा है? 99%। बाजमा 45 क्या चीज कह रहे हो आप? 45 क्या कह रहे हो आप? 45 मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने क्या बोला? 99% आ रहा है। अच्छा, नथिंग सही है। ओके। आई थिंक आई यू आर सेइंग समथिंग। ओके, नो इश्यूज। सो इधर आ रहा है डेट इक्विटी परसेंटेज
इक्विटी का परसेंटेज आ रहा है 11,600 प्लस 120। अब आप मुझे बताएं, इक्विटी अगर 99% है, क्या मैं कह सकता हूँ डेट नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल है। हाँ भाई, क्या मैं कहता हूँ यहाँ भी डेट नेग्लिजिबल है? नेग्लिजिबल समझते हैं? जीरो नहीं कह रहा मैं, जीरो नहीं कह रहा मैं, जीरो नहीं कह रहा मैं एहतेशाम। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी है, बहुत खतरनाक वाली माइनॉरिटी है। इममटीरियल, वेरी नाइस पॉइंट। इस्मा ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, इममटीरियल। बादमा ने बिल्कुल सही कहा, इममटीरियल, ना होने के बराबर। महमूद शहजाद ने बहुत अच्छी बात की। तो क्या अगर डेट नेग्लिजिबल हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि उस केस में मेजॉरिटी फाइनेंस इक्विटी है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि वैक अप्रोक्सीमेटली के ही होगा? अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है मैंने, इजिकल टू का साइन नहीं लगाया। इजिकल टू का बाद में लगा दूंगा, मगर पहले मुझे एथिकली स्पीकिंग इजिकल टू नहीं लिखना चाहिए, अप्रोक्स लिखना चाहिए। अप्रोक्स समझते हैं जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है बचपन में? मेरी बात समझ आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। तो इसने कहा कि यार वैक को ही आप अप्रोक्स के ही कह सकते हो, थैंक्स टू इममटीरियल नेग्लिजिबल माइन्यूट डेट। तो इसलिए जो वैक था, केई जो है वो वैक के बराबर हो जाएगा कितना? 13%। केई जो है वो वैक के बराबर हो जाएगा 13%। क्या ये बात समझ आती है आप? 18%, सॉरी। खोदा पहाड़, निकला चूहा। अप्रोक्स का साइन नहीं लगाना, आप सेम ही कर देना, आप इजिकल टू लिख देना। ये तो मैं समझाने के लिए क्या, आप देखो ना, ये तो सवाल में इसका मतलब कॉपी पेस्ट करने के मार्क्स थे, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स जो थे वो कॉपी पेस्ट करने के थे ना यार, ये तो दिया हुआ है। अभी पूरा नहीं हुआ सवाल, मुझे पता है, एक काम रह गया इसमें छोटा सा, मगर मेजोरिटी काम तो हो गया। यहां तक बात समझ आती है आपको? क्लियर है बात? हम इज दिस फाइन? पेपर में पहुंचे कैसे, रूट रास्ता कौन सा अपनाया, लॉजिक कैसे पकड़ी? ये पेपर में यार, सॉरी के साथ, पकड़ना मुश्किल था। ये पेपर में सवाल आता तो बहुत मुश्किल होता। ठीक है, क्लियर है बात हमें? सही है। ठीक है जी। अच्छा, अब मर्ज कैसे निकलेंगे? क्लियर हो गया भाई, ये कैसे पहुंचे? रटा शटा नहीं लगाना है कि पेपर में कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं काम करूंगा कि मैं वैक को के ही मान लूंगा। नहीं भाई, पेपर में कुछ समझ नहीं आए तो वैक को के ही कर लो, सर ने रटा लगवा दिया। नहीं भाई, क्यों रटा लगवा दिया? लॉजिक दिया है भाई। ऐसे थोड़ी, अगर ये 98 नहीं होता, 95 होता, 90 होता, 80 होता, थोड़ी होता फिर यार। अच्छा, अब ये जल्दी से इसका मर्ज एंटिटी का वो देख लो यार, टाइम कम है, मैं वर्किंग नहीं कराऊंगा। यहाँ से दिखा रहा हूँ यार, ये रजिस्टर सॉल्व हुआ है किसी बच्चे का, यहाँ से देख लो। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, कितने चला गया भाई? हाँ, अब ये मर्ज एंटिटी का कई कैसे आएगा अब? अच्छा, मर्ज एंटिटी का मतलब आफ्टर मर्जर। अब तो आफ्टर मर्जर करोगे ना भाई, अब तो बिफोर मर्जर इक्विटी नहीं लोगे ना यार। 246.09 शेयर प्राइस आई थी, याद करो, 300 शेयर से मल्टीप्लाई किया था, 73827। ये आप लोगों ने मुझे चैट में बताया था, मुझे थोड़ी देर पहले। फिर अगले सवाल पे चल रहे हैं, बस ये सवाल खत्म हो गया, यही बताया था आप लोगों ने मुझे, याद आ रहा है? याद आ रहा है? तो दोनों की इक्विटी अलग अलग है, दोनों की इक्विटी का वेटेज अलग अलग होगा, जिसका इक्विटी ज्यादा है उसका ज्यादा वेटेज होगा। तो फिर मर्ज एंटिटी का के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेटेड के निकालना पड़ेगा, वेटेड के। वेटेड के समझ तो, को मुश्किल बात तो नहीं है, मैथ पढ़ा है हमने। सिंपल एवरेज नहीं कर लेना, ये नहीं कर लेना 13/18/2, ये सिंपल एवरेज कहलाता है। रॉन्ग, रॉन्ग, दुनिया आपको पता है सिंपल एवरेज पे नहीं चलती, दुनिया वेटेड एवरेज पे चलती है। क्लियर है ये? टाइम, टाइम कम है, मैं इस वजह से डायरेक्ट मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? 5 मार्क के लिए इतनी सी वर्किंग थी, ये समझो 5 मार्क की वर्किंग हुई है। बाकी यहां तक पहुंचना वो मुश्किल था, दिक्कत ये थी कि 13 और 18 क्या वाकई मेरा वर्क। ठीक है जी, चले मैं अब अगले सवाल पे चलूंगा।
ये सवाल हमारा खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इस सवाल को देख लेते हैं। इस सवाल की मैं मेजर जो है कंफ्यूजन पे बात करूंगा। यूआरडी पाकिस्तान लिमिटेड, वेरी नाइस क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे, व्हाट अदर मैटर, सॉरी। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है यार, एक चीज और है। अब इसमें ना ये शेयर होल्डर के एंगल से बताना था इसी सवाल में। एक दानिश शेयर होल्डर है, वो कह रहा है यार मेरा कंसर्न है ये वो। तो आपको शेयर होल्डर के एंगल से बात करना है। तो थ्योरी इसकी मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई है बहुत अच्छे लेवल पर, कि जब भी थ्योरी डिस्कस करनी होगी तो आपको पता है पहला काम क्या करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, याद आ रहा है ये काम? जब भी थ्योरी डिस्कस होगी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ओवरऑल गेन निकालेंगे। ओवरऑल गेन निकालेंगे, याद आ रही है बात भाई? ओवरऑल गेन निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको 200 में बांट देंगे। शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट, शेयर होल्डर ऑफ एक्वायरर, और शेयर होल्डर ऑफ टारगेट। और तरीका आपको पता है, तरीका पता है आपको, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। क्लियर है? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। क्लियर है किसको कितना परसेंट गेन मिल रहा है? ये बात समझ आ रही है? इसके बगैर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये यार ऑलरेडी मौजूद है। बोलोगे तो मैं ये वाला सॉल्व रजिस्टर भी शेयर कर दूंगा किसी बच्चे का। सही है? इसका मतलब ये नहीं होता कि नॉर्मल स्टूडेंट्स हमारे जो है ना वो रजिस्टर नहीं बनाए। आपको पता है रजिस्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सही है? अभी मैं आपको एक एक्सेल दिखाऊंगा एक बच्चे का। मैं उस बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, वो बच्चा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर आपको मैं उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा ना, तो आप मुझे खुद बताना ईमानदारी से कि रजिस्टर वाली प्रेजेंटेशन आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है या एक्सेल वाली ज़्यादा अच्छी समझ आ रही है। ये बच्चे ने काम गलत नहीं किया, ये हमारा अच्छा स्टूडेंट है, बुरा नहीं माने अगर वो लाइव सेशन में मौजूद है। मगर सिर्फ मैं उसकी इंपॉर्टेंस को उजागर करने के लिए कि रजिस्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है, जो मैं बार बार चीखता रहता हूँ, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर बनाओ। अब ये सोल्यूशन है आपके सामने इसी का, जीएचपी का, जो अभी हम कर रहे थे। ठीक है? 246.08 शेयर प्राइस आ गई। ठीक है ना? ये हमने काम किया। आप मुझे बताओ ईमानदारी से, रिवाइज करना किस में ज़्यादा आसान है? ओवरऑल गेन निकला हुआ है ये, फिर गेन जो निकला हुआ है ये टारगेट और रिक्वायरमेंट में मर्ज हुआ हुआ है। आप मुझे खुद बताओ। स्क्रीन स्टक हो गई, नहीं सॉरी, वो मैं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये लो, अब देखो। ये वाला सवाल है जीएसपी वाला, ये एक्सेल पे सॉल्व हुआ। देखिएगा, सॉरी वो स्क्रीन में वो शेयरिंग उस पर नहीं लगी हुई थी, वो वन नोट पे लगी हुई थी। अब इसमें ये बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इज अ वेरी नाइस स्टूडेंट माशाल्लाह। बट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार अब आप देखो ये ओवरऑल गेन निकला हुआ है यहाँ पे, और ओवरऑल गेन बटा हुआ है टारगेट में और एक्वायरर में, एक्वायरर और टारगेट में। अब ये इतना सा सोल्यूशन सॉल्व हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि एक्सेल से समझना ज्यादा आसान है, या ये जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन अभी दिखाई थी वन नोट वाली, ये प्रॉपर प्रेजेंटेशन? देखें, आप समझ रहे हैं रजिस्टर जो है ना वो रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हैं, रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि यार एक्सेल जो है वो, बिल्कुल एक्सेल जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं। सही है? मगर एक्सेल का मसला ये है कि आपके अपने लिए तो अच्छा है, मगर कभी आप बहुत अरसे बाद, अब आपको पता है ये पूरा, आपको पता है एससीएस का स्ट्रेटजी केस स्टडी में पढ़ाता हूँ, उसके अंदर बीएफडी के कॉन्सेप्ट आते हैं, पता है आपको ये बात? MSA 2 में भी आते थे। अब वहां मुझे पता है ना कि यार बच्चा जब बीएफ मुझसे सवाल ये करता है, सर मैं बीएफडी कॉन्सेप्ट के लिए क्या करूं, बीएफडी के लिए क्या करूं, मैं कहता हूँ वापस क्लास लेने की जरूरत नहीं है, बीएफडी के कॉन्सेप्ट वहीं से रिवाइज कर लो। और हाँ, बीएफडी से रिलेटेड जो एडवांस क्वेश्चन आईसीडब्ल्यू के, सिमा के, MSA 2 के हम कराते हैं, वो तुम्हें मुझसे देखने पड़ेंगे। अब वो कोई बच्चा अगर ऐसा आता है जिसका बीएफडी वीक होता है, तो उसको डबल काम करना पड़ता है, उसको पहले बीएफडी के लेक्चर लेने पड़ते हैं मेरे, और फिर मैं जो एडवांस करा रहा होता हूँ एससीएस के लिए, आईसीडब्ल्यू का कंटेंट करा रहा होता हूँ, और मैं जो है ना क्या कहते हैं ये आई सिमा का भी कुछ कंटेंट हम लोग कराते हैं, मैं और सर फुरकान मिलके, और MSA 2 का कुछ कंटेंट कराते हैं, तो वो उसको इसके अलावा ऐड ऑन करना पड़ता है, तो डबल टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि यार आप लोग अपना रजिस्टर बनाएं, खुद से बनाएं, किसी और का रजिस्टर ना लें। ठीक है? अभी मैंने देखा है कुछ बच्चों ने किया किया कि वो जो है ना किसी बच्चे का रजिस्टर जो है वो उसने कैम स्कैनर करा करा और सब उसी का रजिस्टर फॉलो करा। तो ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप अपना रजिस्टर खुद बनाएं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी? चले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बचपन से आप इसी तरह पढ़ते आ रहे हो ना यार। ठीक है? अचानक कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। पेपर मैं मानता हूँ एक्सेल पे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, जल्दी से हम अगले सवाल पे चलेंगे, टाइम कम है, मुकाबला बहुत ही सख्त है हमारा टाइम के साथ आज। ओए होए होए, रिक्वायरमेंट है जी, यूआरडी पाकिस्तान, राइट ए रिपोर्ट ऑफ टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर शाहरुख। शाहरुख कौन है भी देख लेते हैं। जी वो शाहरुख नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है? उस शाहरुख का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क में होते हैं। द CFO ऑफ द कंपनी डिस्कसिंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑप्शन शुड द कंपनी अडॉप्ट? द एक्पोजिशन ऑफ CHI लिमिटेड इज entirely financed by debt.
and the acquisition is financed by issue of debt and equity in the ratio of 60-40. The equity is to be generated by issue of right shares at 45. ये एडजस्टमेंट पेपर में एक दफा आई हुई है, मगर मैं समझता हूँ पेपर में रिपीट हो सकती है। इसका क्या होगा, इसकी लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ रटा नहीं लगवाना, लॉजिक भी आपको देनी है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अपना लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा हूँ मैं, रिस्मान कह रहे हैं मैंने एक्सेल पे पूरा लिखा था, सब कुछ बनाया था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यार, आप लोग मतलब जो है ना, टेंशन नहीं लो, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, क्वालिटी लग जाए। हम बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर आपके लेक्चर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा है, 180 घंटे का कोर्स है, तो भाई उसकी वजह यही है कि मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में आप एक ही बार लेक्चर लो, एक ही बार बस, उसके अलावा आपको लेक्चर लेने की ज़रूरत ही ना पेश है। समझ में आ रही है बात? तो जाहिर सी है, तो जब आप एक बार क्वालिटी काम करोगे तो उसमें तो टाइम लगेगा ना यार। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको दे दूं क्लास में, पासिबिलिटी में क्लास में करा दूं, रीसेंट एमबी में क्लास में करा दूं, एग्जाम सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस भी क्लास में करा दूं, थ्योरी भी क्लास में कवर करा दूं, और फिर कंटेंट ना बढ़े तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। कंटेंट तो बढ़ेगा फिर, जब मैंने सब कुछ मैंने ही कराना है, ठीक है ना, तो कंटेंट तो बढ़ेगा। क्या ख्याल है? अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ। यूआरडी पाकिस्तान लिमिटेड, यूआरडी पाकिस्तान लिमिटेड है लिस्टेड कंपनी प्रेजेंटली कंसिडरिंग टू एक्वायर 100% शेयर होल्डिंग ऑफ सीएचआई लिमिटेड। यूआरडी इज एक्वायर है, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, और सीएचआई इज टारगेट। आगे बढ़ते हैं जी। आगे कह रहे हैं विच इज अनलिस्टेड कंपनी विच इज एंगेज इन सेम बिजनेस। अनलिस्टेड कंपनी आ जाती है तो फौरन आपके दिन में घंटी बजनी चाहिए, क्या क्या क्या? पहले डे वन में बताया था मैंने आपको जी, क्या बताया था मैंने? डे वन पे क्या बताया था मैंने आपको कि एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा पी रेशो। बिल्कुल सही, अगर पी टेक्निक होगी तो एडजस्टमेंट फैक्टर लगेगा। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट होगी। नॉन करंट लायबिलिटीज टीएफसी 1500 है इसके, शेयर कैपिटल 410, फौरन ही बगैर टाइम जाने के बराबर में लिख दें 40 कैपिटल होगा, फौरन ही बराबर में लिखते हैं 20 होगा शेयर्स। रिटेन अर्निंग 100 है, नेट प्रॉफिट 300 250, टैक्स रेट 35%। डायरेक्टर ऑफ यूआरडी बिलीव दैट अ कैश ऑफर फॉर द शेयर ऑफ सीएचआई वुड हैव द बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस। अच्छा, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं अक्सर। भाई हम उसको अपने शेयर दे रहे हैं या क्या ही दे रहे हैं? मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में, पिछले डे टू में, कि ज्यादातर सवाल में शेयर ऑफर होता है, मगर दुनिया में कैश ऑफर भी होता है। अच्छा, कैश ऑफर में आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, वो क्या? वो क्या मैंने आपको कहता है, कैश ऑफर में एक खास बात है जो दूसरी उसमें नहीं है। जब आप कैश ऑफर दे रहे हैं तो इसका मतलब वो आपका शेयर होल्डर नहीं बन रहा। जब आपको वो शेयर होल्डर नहीं बन रहा तो इस बार जो ओवरऑल गेन निकलेगा वो दो लोगों में नहीं बटेगा। पहले जो ओवरऑल गेन निकल रहा था वो दो हिस्सों में बट रहा था, टारगेट में और एक्वायर्ड में। मैंने लास्ट क्लास में भी काफी इस पे मेहनत की है, और आज की क्लास में भी आपको मैंने ओरली दिखा दिया, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ पे। आज की क्लास में ये काम नहीं होगा, आज की क्लास में गेन नहीं बढ़ेगा। आज की क्लास में गेन किसको जाएगा, सारा का सारा गेन किसको जाएगा? ऑल गेन किसको जाएगा? ऑल गेन बिलोंग्स टू टारगेट। नो नो नो, मैक्सिमम शेयर प्राइस थोड़ी है, मैक्सिमम बिड प्राइस थोड़ी है, ऑल गेन बिलोंग्स टू एक्वायरर। काम होगा, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ होगा, बिल्कुल होगा, आज भी होगा, मगर न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ में टारगेट को कोई जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि टारगेट को हम अपना शेयर होल्डर बना ही नहीं रहे, उसको अपनी वेल्थ दे ही नहीं रहे, उसको अपनी जायदाद दे ही नहीं रहे, उसको तो जायदाद मिल ही नहीं रही, वो तो पैसे लेगा और साइड में हो जाएगा। क्लियर है बात? मेरी बात समझ आ रही? ठीक है। क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि सर इस सवाल में आपने गेन निकाला और बांटा नहीं, तो भाई बांटना नहीं है इस सवाल में, क्योंकि लॉजिक ये है कि वो हमारा पार्ट ही नहीं है, उसको शेयर मिला ही नहीं है, उसके पास वेल्थ ही नहीं है। न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ में करूंगा भी तो न्यू वेल्थ उसकी नील है, उसको हमने कुछ पैसा दिया ही नहीं है, न्यू वेल्थ में शेयर दिया ही नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बात है? मैं हाँ, एक्वायरर लेवल पे देखना पड़ेगा कि ये पूछ रहा है कि शेयर होल्डर मानेगा नहीं मानेगा, रिपोर्ट बनाओ राइटर्स के बिहाफ पे, तो भाई जो है ना, क्या कहते हैं, कौन सा कंपनी अडेप्ट करेगी? कंपनी वो अडेप्ट करेगी जिसमें शेयर होल्डर खुश होगा, और शेयर होल्डर किसमें खुश होगा? जहां पे उसकी वेल्थ बढ़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? लिंकिंग समझ आ रही है? अच्छा, अब एक तो मैंने ये बात इसमें करनी थी, दूसरी बात पे आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, अब एक तो मैं यार अभी इस पे बात नहीं करूंगा, ओरली डिस्कस करूंगा, सवाल कैसे सॉल्व होगा, वर्किंग हो जाएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू, दे आर कंसिडरिंग वेरियस ऑप्शन टू फाइनेंस दिस एक्विजिशन। द इनिशियल नेगोशिएशन सजेस्ट दैट इंटरेस्ट रेट ऑन डेट फाइनेंसिंग वुड डिपेंड अपॉन द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ द कंपनी एज फॉलोज। गेनिंग कैसे निकालते हैं हमें पता है। अच्छा, अप टू का क्या मतलब होता है? इतने तक, 40% तक। अप टू का मतलब होता है 50% तक। तक समझते हैं, उर्दू वाला तक है ये, 60% तक। अब मुझे एक बात बताएं, अगर गेनिंग मेरी 55 आ रही है तो मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा? समझने के लिए पूछ रहा हूँ, 17 होगा या 18 होगा? 17 होगा या 18 होगा? जल्दी से बता दो। अगर मेरी गेनिंग 55 आ रही है, प्लीज यार, मैं सवाल पूरा सॉल्व कराने का टाइम नहीं है यार, मेन मेन बातें करूंगा क्योंकि अगला मुझे क्वालिटी क्वेश्चन कराना है यार, वरना वो रह जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं अनुद नहीं, चंदा आपका सही नहीं है। अच्छा, और कौन कौन जवाब दे रहे हैं?
मोहम्मद एहतिशाम ने सही कहा है, मोहम्मद शहजाद ने सही कहा है, मुनज़्ज़ा ने सही कहा है, लेनोवो सनाउल्लाह ने सही कहा है, उमैर उस्मान ने सही कहा है, अनूप आपने सही नहीं कहा, उमैर मिराज सही कहा है, खालिद खुर्शीद मैं कहता हूँ सोच लो का मतलब है सही नहीं कहा। ठीक है जी, सईदा ने सही कहा है, आमना हनीफ ने सही कहा है, रोहान खालिद ने सही कहा है, फुरकान शाहिद ने सही कहा है, तला बेग ने सही कहा है, उमैमा ने सही कहा है, राहीम ने सही कहा है, हसीब चंदा आंसर बताओ। आसिम मुनीर साहब यार ऐसा ना करें, मुल्क चलाते हैं आप यार, गलत आंसर क्यों दे रहे हैं आप यार। एचपी साहब आपने सही नहीं दिया, हसीब सही नहीं दिया, ये नाम आपने एक्चुअली आपका नाम यही है ना भाई, वो वाले तो नहीं है आप। खैर, अच्छा अनूर अब सही दिया है। अच्छा तो क्या कह रहे थे हम। यस, बिल्कुल 18% लगेगा इतने तक। तक का मतलब है कि अप टू 55। लिंक लीक हो गया लगता है, रेलेवेंट स्टूडेंट्स तक पहुंचा नहीं मेरे ख्याल से और वहां पहुंच गया है। अच्छा चलो खैर हो गई। तो मैं क्या कह रहा था, ये क्यों, क्योंकि यार देखो इसमें 50% तक का मतलब है कि 50 तक का मतलब 51 नहीं, 49 भी चल जाएगा, 48 भी चल जाएगा, 50 तक चल जाएगा। मगर जैसी 50 से ऊपर जाएगा आपके लिए ये स्लैब रेलिवेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है। सवाल में भी GHQ आ रहा था, हाँ बिल्कुल है। अच्छा अब ये गेयरिंग क्वेश्चन, अच्छा शेयर ऑफ यूआरडी आर करंटली ट्रेडेड 52.5 according to the prevailing practice in the market price earning ratio of unlisted company are 10% less than the value less than those of unlisted companies। अच्छा कितना लोन लेना है ये बात बता दो, सवाल का पोस्टमार्टम करो। लोन जो हमें लेना है वो कितना लेना होगा, या फाइनेंस कितना रेज करना है, चलो आसान लफ्जों में बात करो। जो फाइनेंस रेज करना है हमने, वो कितना रेज करना है। क्या मैं कहता हूँ बिड वैल्यू जितनी होगी उतना रेज करना है। असदुल्ला कदीर, क्वेश्चन मुश्किल है, रिक्वायरमेंट पढ़े हैं तो, मगर काम आसान है। रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है। वो ये कह रहे हैं कि आपने एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें ये बताना है कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्या है, कौन सा कंपनी फाइनेंसिंग ऑप्ट करेगी। अब आप ये सोच रहे हो यार ये तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का सवाल है। सोर्स ऑफ फाइनेंस में होता था ना कि इक्विटी से फाइनेंस करें या डेट से फाइनेंस करें या मिला के फाइनेंस करें। मेरी बात समझ आ रही है। असदुल्ला कदी ने बहुत अच्छी बात की है कि भाई रिक्वायरमेंट पढ़ के तो मैं धोखे में आ गया, पेपर में मैंने रिक्वायरमेंट पढ़ी तो मुझे लग रहा है ये सोर्स ऑफ फाइनेंस का सवाल है कि डेट से फाइनेंस करना है या इक्विटी से फाइनेंस करना है। यही बात कर रहे हो ना तुम यार असद। मगर हमें ये बात समझनी है कि ये फाइनेंसिंग हो क्यों रही है, ये फाइनेंस लिया क्यों जा रहा है, ये बात मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। फाइनेंस लिया जा रहा है कंपनी को एक्वायर करने के लिए। ये बात समझ आती है आपको असदुल्ला। एक कंपनी को परचेज करने के लिए फाइनेंस लिया जा रहा है। और जब भी हम किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं गेन टू शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर को गेन होता है तो वो स्कीम अप्रूव होती है। आपको याद है ओलिवीन वाला सवाल, याद है असदुल्ला। उसमें एक प्रॉब्लम हो गया था, पूरा सवाल सॉल्व कर लिया, बाद में पता चला कि गेन जो था पेरेंट को नेगेटिव हो रहा था 30 32 का, पता नहीं 39 का, और टारगेट को 80 से ज्यादा मिल रहा था। ओवरऑल गेन का अगर आपको याद हो कि दो हिस्से बने थे, नेगेटिव बन रहा था, बल्कि मैं यहीं से दिखा देता हूँ। याद आ रही है ये बात, ये स्कीम पिट गई थी इनिशियली। तो हमने कहा था शेयर होल्डर मना कर देगा, शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेगा, कंपनी इसे अप्रूव नहीं होने देगी। इसका मतलब है कंपनी जब भी कोई फैसला करती है तो वो ये देख के करती है मेरा शेयर होल्डर खुश है या नहीं है। मेरी बात समझ आई, सही है ना। ये देखो मैंने याद दिला दिया, लास्ट क्लास में भी हुआ था, मेरा नंबर भी लिखा हुआ है इसमें है। अब वही गेम यहाँ पे हो रही है कि फाइनेंस रेज हुआ है बिड वैल्यू के लिए, और बिड वैल्यू के लिए निकालना पड़ेगा गेन टू शेयर होल्डर। अगर गेन आएगा, गेन टू शेयर होल्डर किसका, एक्वायरर का, क्योंकि टारगेट का तो इसमें कोई गेम ही नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ये कट गया, ये कट गया। अब एक्वायरर का गेन निकालने के लिए न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। ओल्ड वेल्थ हमें पता है, ओल्ड वेल्थ पता है, ओल्ड वेल्थ कितनी है 52.5 की शेयर प्राइस है और 40 मिलियन शेयर हैं। तो ओल्ड वेल्थ तो मेरे पास आ गई कितनी, ओल्ड वेल्थ कितनी आ गई, 52.5 को मल्टीप्लाई कर लो 40 से, 2100 आ गई ना, 2100 इफ आई एम नॉट। अब न्यू वेल्थ निकालनी है। अच्छा न्यू वेल्थ निकालने के लिए कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन सी टेक्निक, न्यू वेल्थ। यार देखो प्लीज, मैं एक चीज ना आपके अंदर एक 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 क्वालिटी पैदा करना चाह रहा हूँ। वो क्वालिटी मैं ये पैदा करना चाह रहा हूँ कि आप ना बेस को पकड़ लो, सवाल की जड़ को पकड़ लो, सवाल का मोहरा पकड़ लो। अभी बकरीद करीब आ रही है ना, होता था कोई मिथका हुआ जानवर होता है, इसका मोहरा पकड़ लिया जाता है। मोहरा समझते हैं जो नाक वाक के अंदर से रस्सी निकल रही होती है, वो पकड़ लेते हैं। तो अब फिर चाहे जितना भी जो है ना वो डेंजरस जो है ना क्या कहते हैं बैल हो गाय हो, वो फिर आपके काबू में आ जाता है। अब इस सवाल का भी यही है, सवाल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग जा रही थी, आउट हो रही थी। मैंने सवाल की रिक्वायरमेंट को मोल्ड किया, डी कोड किया, पकड़ा, और फिर उसके बाद जब मैं गेन पे गया तो गेन के लिए मुझे न्यू वेल्थ और ओल्ड वेल्थ चाहिए। अब आप देखो सवाल कितना सिंपल हो गया, मेरे पास ओल्ड वेल्थ है, मुझे बस न्यू वेल्थ निकालनी है, और न्यू वेल्थ के लिए भी मुझे पता है टेक्निक कौन सी यूज होगी। पता है आपको यार, न्यू वेल्थ निकालने के लिए मुझे रास्ता पता है, मुझे रूट पता है, मुझे रास्ता पता है।
मुझे पता है मुझे कौन से रास्ते से निकलना है, वो रास्ता मुझे पता है। कौन है वो रास्ता, बता दो मुझे, कौन रास्ता देगा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल रास्ता नहीं देगा, नेट एसेट मेथड रास्ता नहीं देगा, फ्री कैश फ्लो मेथड रास्ता नहीं देगा, पी मेथड रास्ता देगा। और पी मेथड के लिए भी बता दो, और एक और अच्छी बात बता दूं, पी मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू ईपीएस। तो ईपीएस कौन सा आ जाएगा? रिवाइज ईपीएस आ जाएगा। कितना सवाल डी कोड हो गया मुझे बताओ? इतना ये मुश्किल सवाल लगता है बच्चों को, यकीन करें, सीरियसली स्पीकिंग। आप मुझे बताओ इसमें क्या मुश्किल है? आप पहुंचते 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 ओल्ड वेल्थ आपके पास है, न्यू वेल्थ के लिए आपके पास पी मेथड है, पी इंटू ईपीएस करना है, पी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ईपीएस ने कहा है पी निकाल लो, अभी निकाल लो पी। ये 300 डिवाइड बाई 40 ईपीएस आ जाएगा। ये पिछले सवाल में पी निकालता, अभी अभी आज निकलवाया मैंने, अभी से पिछले सवाल में IJQ GHQ वाला जो सवाल था, अल्लाह माफ करे। तो पी रेशो 7 आ रहा है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा कोई तरीके से करेगा तो। अच्छा, एक मसला आएगा, जब रिवाइज ईपीएस निकालोगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास दोनों की अर्निंग आएंगी 300 और 250। मगर इसमें एक काम का और भी करना होगा, 300, 250, और इसमें इंटरेस्ट माइनस करना होगा। इंटरेस्ट समझते हैं? इंटरेस्ट भी एडजस्ट करना होगा, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स समझते हैं ना, क्योंकि वो इंटरेस्ट पे टैक्स बेचता भी है। प्रॉफिट की बात होती है। ये एक फिगर निकालें। और इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करता है? जितना फाइनेंस रेज करेंगे। फाइनेंस कितना रेज करेंगे? जो उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। तो ये सारी गेम मैंने आपको बता दी, तो ये इस हिसाब से सवाल हो जाएगा। अब एक लास्ट बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ, सुनिएगा प्लीज। बी पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका भी मैं सोल्यूशन दिखा देता हूँ आपको। इसका पी रेशियो कितना आया था भाई? 7 आया था। अनलिस्टेड कंपनी का 6.3 था, तो उससे हमने वैल्यू करते करते निकाल दी, ये हो गई बात। अच्छा, अब एक बस इसमें बात थी जो मुझे यहाँ पे करनी है, जिसकी वजह से मैंने ये सवाल आपसे डिस्कस किया, वरना ये सवाल में शायद डिस्कस भी नहीं करता। गौर से सुनिएगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ, बल्कि एक्चुअल फिगर पे बात कर लेते हैं। न्यू वेल्थ कितनी आई है? 2560। रिवाइज अर्निंग्स इंटू पी। सही है। गेन ऐड करते हैं। इंटरेस्ट माइनस क्यों करें? अच्छा एक मिनट, इंटरेस्ट माइनस क्यों करें, इसकी वजह है ना। आप मुझे एक बात का जवाब दें कि हमने जो एक्विजिशन की है, बिजनेस एक्वायर किया है, वो कहाँ से एक्वायर किया है? लोन लेके किया है ना, पहले पार्ट में। देखा था ना आपने, पहले पार्ट में लिखा हुआ है लोन लेके किया है। याद आ रही है बात? तो अगर मैं लोन लूंगा तो इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा क्या? क्या ख्याल है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो पूरी अर्निंग्स की, एक्वायरर की अर्निंग्स, टारगेट की अर्निंग्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ये उसकी वैल्यू है, जो जितने हमें पैसे देने हैं, जितने का लोन लेना है, और उसकी फिर इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग। अब देखिए, रट्टा नहीं लगाना है, अब ये यही तो मैं चाहता हूँ एहतेशाम। फाइनेंस कितनी करनी है? जो उसकी वैल्यू है, जितना उसकी वर्थ बन रही है। उसकी वर्थ कैसे निकलेगी? उसकी वर्थ ऐसे निकलेगी कि उसका अर्निंग पता है, और उसके ईपीएस के अर्निंग, उसके पी के लिए उसने बोला है 0.9 का एडजस्टमेंट फैक्टर लगा दो। याद है उसने कहा था पी रेशो 10% कम होता है अनलिस्टेड का, सवाल में लिखा हुआ है। 3/4 और 2/3 नहीं लगेगा, जो उसने सवाल में लिख दिया, ये लिखा हुआ। नजर आया? क्लियर? ठीक है। 1575 कैसे आया? ये देखें, ये रहा चंदा, एहतेशाम, क्लियर हो गया कि इसकी अर्निंग्स ये नहीं, 250, कर लो कैलकुलेटर पे, इंटू 7 इंटू 0.9, 7 इंटू 0.9 इज ईपीएस, पी, एंड 250 इज अर्निंग, मल्टीप्लाई कर लो, देखो आ जाएगा 1575। ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से इधर वापस आ जाओ यार। ये हो गया, 1575 आ गया। ठीक है। अब इस पे आपने सूद ले लिया, अल्लाह माफ करे। अब अगली चीज मुझे आपको बतानी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बी पार्ट में क्या था? असल बी पार्ट की कहानी थी। बी पार्ट में वो कह रहा है कि इस बार जो एक्विजिशन हो रही है 60-40 से हो रही है, यानी कि हम डेट रेस कर रहे हैं 60% और 40% इक्विटी कर रहे हैं। 1575 हमने फाइनेंस रेस करना है, उसका आप 60% कहाँ से ले रहे हो? डेट से ले रहे हो, और 40% कहाँ से ले रहे हो? आप इक्विटी से ले रहे हो। कितना बनता है जरा निकालते हो? 630 बनता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से, मुझे जो याद आ रहा है 630 है मेरे ख्याल से, और 945। वेरी गुड, थैंक यू। तो अब जो सूद लगेगा वो 945 पे लगेगा।
थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मुझे T20 खेलना पड़ रहा है यार, क्योंकि टाइम नहीं है मुझे। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे बात करनी है, वरना वो मसला हो जाएगा, और असर तक हमें एंड भी करना है सेशन। लंबा सेशन नहीं चाह रहा मैं, क्योंकि चाह रहा हूँ आपके बाकी जो दिन की पढ़ाई की स्केड्यूल है वो मुतासर ना हो। आई नो। अच्छा, ये देखो भाई, गियरिंग वेयरिंग निकाल के वो सारा गेम करना है, वो गियरिंग आप निकाल के कर लेना। 9:45 6:30 सारा गेम होता है। अच्छा, अब मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा, वो आप सोल्यूशन में देख लोगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से सुनने की बात है। पिछले पार्ट में क्या हुआ था? न्यू वेल्थ, ये रही ओल्ड वेल्थ, और ये क्या आ गया था? गेन टू शेयर होल्डर्स ऑफ एक्वायरर। ठीक है। नहीं, आज मुझे लग नहीं रहा लास्ट सेशन होगा, एक सेशन और रखना पड़ेगा डी मर्जर के लिए और कुछ रीसेंट अटेम्प्ट के पासिफर के लिए, मुझे लग रहा है। वैसे तो मैं 2 दिन सोचा था, आप लोगों की मोहब्बत में तीसरे दिन भी कर लिया, और मुझे लग रहा है आप लोगों की मोहब्बत में 14 दिन भी करना पड़ेगा, मगर 14 दिन से आगे फिर मुश्किल लग रहा है, फिर बहुत मुश्किल होगा। खैर, चलो, स्पिन ऑफ वगैरह भी कल देखते हैं इंशाल्लाह ना। बिल्कुल। अच्छा, अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो गौर से सुनिएगा प्लीज यार, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसे मैंने इस सवाल में डिस्कशन किया, वरना मैं नहीं करता। अच्छा, रिवाइज मार्केट वैल्यू आ रही है 3119 पॉइंट। जरा गौर से सुनिएगा आप। रिवाइज मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओल्ड मार्केट वैल्यू थी 2100। गेन टू शेयर होल्डर्स कितना आ रहा है? ये रॉन्ग, ये गलत है। क्या गलती है? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ गलत है ये, जिसमें हम डेट इक्विटी इक्विटी रेस करें ना, ये राइट इशू करें ना इसमें हम, इसमें ये गलत है। क्यों गलत है? अब इसके पीछे एक एग्जांपल सुनिए। इससे पहले एक एग्जांपल बना रहा हूँ ताकि बात समझ आ जाए, ये गलत है। 1019.2 इज नॉट द राइट आंसर। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें, इससे हट के बात करो। एक बिजनेस था, उसकी ओल्ड वेल्थ है 1000। और से सुनिएगा, एग्जांपल से बात समझाऊंगा, और से सुनिएगा। उसने फर्दर कैपिटल लगाया है, फर्दर शेयर्स में पैसा लगाया है, फर्दर राइट शेयर इशू किए 500। सुनिएगा ना, इससे हट के सिनेरियो बता रहा हूँ, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको भी। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया इसका? टोटल वर्थ कितनी हो गई? मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? मुझे बताओ। अगेन, इससे हट के बात है, इसको छोड़ दो, जो मैंने अभी बताया 2 मिनट इस सवाल से रिलेटेड छोड़ दो, नया सवाल बना रहा हूँ। तो ऑटोमेटिकली वो समझ आ जाए कि डाटा लगाना नहीं पड़ेगा। 1000 रुपये उसके पहले से वर्थ की, 500 रुपये उसको और चाहिए थे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, उससे 500 रुपये दे दिए। बींग अश्योर्ड, मतलब कोई बात नहीं, मेरा बिजनेस है, मैं देता हूँ पैसे। राइट शेयर इशू के दिए दिए, फर्दर कैपिटल इशू किया, जो भी था। अच्छा, अब आफ्टर प्रोजेक्ट, आफ्टर दी प्रोजेक्ट, या सब्सिक्वेंटली, या ये कह लें कि एट ईयर एंड, जो रिवाइज वेल्थ हो गई है वो हो गई है 2500। 2500 नहीं करता, मैं समझाने थोड़ा फिगर। अच्छा, 2200। अब आप मुझे बताओ, गेन टू शेयर होल्डर कितना? गेन टू ओनर कितना? गेन टू ओनर कितना है? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, 1200 है या 700 है, मुझे बस ये बताओ प्लीज यार। चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करना है हर बंदे ने। 1200 का गेन है या 700 का? न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ कर लो अगर। न्यू वेल्थ 2200, ओल्ड वेल्थ 1000। ये तो 1200 आ रहा है, ये तो 1200 आ रहा है। इमरान खान गलत कह रहे हैं आप, रला बेग सही कह रहे हैं, आसिम मुनीर सही कह रहे हैं, अदनान अली सही कह रहे हैं, उमैमा सही कह रहे हैं, मुनज़्ज़र सही कह रहे हैं, दिशाम सही कह रहे हैं, राहिम नदीम सही कह रहे हैं, शहजाद सही कह रहे हैं, खालिद खुर्शीद सही कह रहे हैं, सनाउल्ला सही कह रहे हैं, बाजमा सही कह रहे हैं, सईदा सही कह रहे हैं, असदुल्ला कदीर सही कह रहे हैं, उमैर उस्मान सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। 700 है ना यार? हमने रट्टा लगाए हुए हैं सर, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ। हमारे रट्टे का क्या होगा? भाई रट्टा तो लगाना ही था, किसने आपको कहा था रट्टा लगाया? लॉजिक से चले आप, किसने कहा आपको रट्टा लगाया?
नहीं सर रट्टा लगा हुआ है, अब आप इसको बताएं, हम सही करें तो 1200 आ रहा है, 1200 गलत है भाई। उसकी वजह सुन लें। की वजह ये है भैया कि ये जो ओल्ड वेल्थ है वो 1000 नहीं है ना, देखा जाए तो टेक्निकली वो 1000 नहीं है, वो 1500 है। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि प्रोजेक्ट से पहले ही 500 मिल गए थे ना उसको तो यार। ठीक है। नहीं नहीं यार ऐसा नहीं बोलो आसिम मुनीर साहब आप। आईके के बारे में ऐसा नहीं बोले आप प्लीज। मजे की बात ये कि तुम लोगों ने खुद बनाया है या वाकई एक बंदे ने इमरान खान नाम रखा हुआ है अपना, एक बंदे ने सैयद आसिम मुनीर नाम रखा हुआ है? ये मजाक में रखा है या वाकई नाम है आप लोगों के ये? खैर। अच्छा, इधर आ जाते हैं। और 9 मई को क्लास ले लो, पढ़वाओगे तुम लोग मुझे? तो ये गलत है, 1200 गलत है। ठीक है, 1200 गलत है, 700 सही है। अच्छा अभी इसको एक, अभी ये चीज यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि अगर कोई कहता नहीं मैंने तो इस फॉर्मेट से चलना है, तो उसका एक हल ये भी तो है कि वो एक काम करे, न्यू वेल्थ। देखें हाँ, किसी ने कहा मेरा तो रट्टा लगा हुआ है, मैं तो बाज नहीं आता रट्टे से। ओल्ड वेल्थ। ठीक है। कितना 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 2200 में से माइनस करो, कितना? 1000। कितना आया? इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? क्या? 1200 में एक एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? अब सही है? अब सही है? क्या मैं कहता हूँ कि इंक्रीज इन वेल्थ के दो पार्ट्स हैं। इंक्रीज इन वेल्थ चलो मान लेते हैं 1200 की हुई है। इंक्रीज इन वेल्थ के दो पार्ट्स हैं। एक वो जो शेयर होल्डर की वजह से हुआ है, और एक वो एक्चुअल गेन। एग्री करते हैं इस बात से? अब समझ आती है बात? सही है। नहीं उमैर मिराज, ये अप्रोच देखो जरा। ओवरऑल वेल्थ 1200 से बड़ी। ठीक है। इसको छोड़ दो, चलो ये नहीं समझ आ रही ना प्रेजेंटेशन, इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इसको छोड़ दो। ये समझ आ रहा है 1200 से वेल्थ बड़ी? उमैर मिराज ये बात समझ आई, 1200 से वेल्थ चेंज हुई है। ये रहा 1200, मैंने 1200 यहाँ लिखी। यहाँ तक तो क्लियर है ना? मैं उमैर मिराज छोड़ दो, प्लस हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं, उसको छोड़ दो, वो लोगों को हजम नहीं होता, आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1200 के दो हिस्से हैं? एक वो जो शेयर होल्डर की वजह से हुआ है, शेयर होल्डर के अपने फंड, और एक वो जो वाकई गेन कमाया गया, जो वाकई फायदा है, जो वाकई गेन है। हाँ वेरी गुड, एहतेशाम ने बहुत प्यारी बात की कि 1200 में से 500 तो शेयर होल्डर की जेब के ही पैसे हैं ना, जो शेयर होल्डर को वापस मिल गए जेब में। बहुत अच्छी बात की एहतेशाम ने, तो वो थोड़ी गेन है। वो तो पैसे जो उसने लगाए थे वो वापस ले लिए, 500 रुपए जो जेब से लगाए थे। क्या कहते हो उमैर मिराज? मेरी बात समझ आती है? Yes, I know the presentation is tricky, but if I look at this detailed approach, I guess the concept is extremely clear that there are two portion of increase in wealth. वेल्थ के बढ़ने के दो रीजन है। उमैर मिराज मुझे कंफर्म करो, बात समझ आ रही है कि आपकी वेल्थ दो वजह से बढ़ी है? ठीक हो गया ना? अच्छा अब पेपर में मसला ये है कि ये प्रेजेंटेशन हुई हुई है, तो आप समझ रहे हो कि वो गेन का एक हिस्सा हटाया तो दूसरा हिस्सा आ गया। गेन का एक हिस्सा हटाया तो दूसरा हिस्सा आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी क्या करना चाहिए मुझे बता दो। राइट इशू हुआ था 630 का, बताओ क्या करूं मैं? दो तरीके हैं, जैसे तुम बोलो मैं वैसे करने को तैयार हूं। क्या करूं? इंक्रीज इन वेल्थ निकाल लो। पहले इंक्रीज इन वेल्थ निकाल लेता हूँ, 1019। अब इसमें से क्या करूं? लेस 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 एडिशनल फाइनेंस थ्रू राइट इशू। प्लस करूं माइनस करूं? प्लस करूं माइनस करूं? प्लस करूं माइनस करूं? प्रेजेंटेशन के लिए करोगे आपको? नीयत समझ आ रही ना मेरी? नीयत क्या है? नीयत अमाल का दरोमदार नीयतों पर होता है ना भाई, हदीस भी यही है। तो नीयत ये है कि यार ये हट जाए ताकि प्योर नेट गेन आ जाए, नेट गेन। नेट गेन टू शेयर होल्डर कितना आ रहा है जरा माइनस कर लो यार। 89 आ रहा है, पता नहीं कितना। 389 आई थिंक। यहाँ भी यही हुआ है। ये रहा 389। टैली हुई बात, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन, पूरा स्केच बना के पूरा एक्सप्लेन किया था नॉर्मल लेक्चर में। मगर बच्चे रिवाइज करे होते तो कभी किसी ने स्केच नहीं बनाता तो फंस जाता है वो। क्लियर है? ठीक है ना भाई? पेपर में लॉजिक से जाना है, लॉजिक से। चलो भाई यहीं तक इस सवाल को रखते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाए तो इस सवाल में दो बड़ी काम की बातें थी।
एक काम की बात क्या थी? एक काम की बात ये थी, मैं सवाल पे वापस चलता हूँ सिर्फ ताकि कंक्लूड कर सकूं। एक सवाल में काम की बात ये थी कि जब कैश ऑफर आएगी तो फिर ये गेन डिवाइड नहीं होगा, एक ये काम की बात थी। ना कट गया बेचारा। एक ये एक दफा और काट देते हैं कि जब 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 कैश कंसिडरेशन होगी तो फिर ये बढ़ेगा नहीं, एक ये काम की बात थी। और दूसरी बात ये थी कि जब राइट इशू होगा, तो राइट इशू होगा तो क्या होगा? राइट इशू होगा तो न्यू वेल्थ लेस ओल्ड वेल्थ, इससे गेन नहीं आएगा। इससे गेन नहीं आएगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? ये आएगा चेंज इन वेल्थ आएगा। चेंज इन वेल्थ आएगा, गेन नहीं आएगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा प्रोसीड फ्रॉम राइट इशू। क्लियर है? लॉजिक समझ आ रही है? अभी रटा नहीं लगा लेना। इसकी लॉजिक में बहुत मेहनत की है मैंने, हालांकि टाइम मेरे पास नहीं था आज भी। अगर मैंने कहा नहीं यार ये कर लो, अब ये आएगा नेट गेन। ये दो मैंने काम की बातें इस सवाल में सिखाई हैं, बाकी कोई बात ऐसी नहीं है जो मुश्किल हो। गियरिंग निकालना आपको आता है, इंटरेस्ट निकालना आपको आता है, बिड वैल्यू निकालना आपको आता है, पी रेशियो निकालना आता है, अप्लाई करना आता है। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें मेरी जरूरत हो। ये दोनों क्लियर है कॉन्सेप्ट इस सवाल के। मैंने आपको शुरू में कहा था इसमें वैरायटी बहुत है, इस मर्जर एंड एक्विजिशन। आप देख रहे हो कितनी आज ही के दिन से दो सवाल किए, उनमें कितनी वैरायटी देख ली, के ही निकालने के लिए एक नई वैरायटी देखी हम। सही है ना? यहाँ पे एक नई वैरायटी देख ली हमने। खैर, आगे बढ़े हम। ठीक है, पेपर में आएगा तो संभाल लीजिएगा। इस पे मैंने वॉइस नोट ही बनाया। अच्छा, आप लोग को मेरे वॉइस नोट सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? तो मैं वॉइस नोट डालता हूँ हर दिन, दो तीन चार चार पांच पांच वॉइस नोट। वैसे तो बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं वॉइस नोट ग्रुप पे भी शेयर करता हूँ। सुन रहे हैं? हाँ, नहीं तो वो भी देखो, अदनान अली वेल्थ में शामिल है ना। अगर वेल्थ में शामिल है मतलब वो वही ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है तो करना चाहिए। ठीक है, चले नहीं यार, बाकी लोग भी सुने, वॉइस नोट वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लोगों की क्वेरी से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा इस सवाल को मैं सॉल्व नहीं करूंगा इब्ने सीना में, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मेजर पैटर्न का सवाल है। बस इसमें एक चीज़ पे मैं बात करूंगा जो बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब यहाँ सवाल में प्रॉब्लम नहीं करती, आगे सवाल में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, फिर जब वो ये सवाल को वापस देखते हैं तो फंस जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है जरा गौर से देख लें यार प्लीज। इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई है कि फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन वुड इंक्रीज बाय 5%। और डेप्रिसिएशन के बारे में इसमें लिखा हुआ था, कहाँ गया? हाउएवर डेप्रिसिएशन, हाँ ये रहा। डेप्रिसिएशन वुड रिमेन कांस्टेंट ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। डेप्रिसिएशन सेम रहेगी 5 साल तक, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन को चेंज नहीं करना आपको। जो डेप्रिसिएशन का फिगर है वो 5 सालों तक सेम रहेगा। क्लियर है ये बात हमें? जो भी 5 साल है उनमें डेप्रिसिएशन का फिगर सेम रहेगा। ठीक हो गया? अच्छा, ऐसे ही एक एडजस्टमेंट मुझे और भी आपसे डिस्कस करना है, जो अगला सवाल है हमारा। समर 2018, ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। आई डोंट नो पूरा होगा नहीं होगा आज, मगर हाँ पूछ ले सनाउल्ला, मसला नहीं है। मसला नहीं है। जी। अच्छा, हाँ सवाल नहीं आया आपका। फ्री कैश फ्लो ग्रो बाय 3% लिखा है। डिविडेंड ग्रोथ वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल डिविडेंड ग्रोथ वाला फॉर्मूला ही लगेगा बिल्कुल। उसकी डेफिनेशन को कंसिडर नहीं करते हम यूजुअली, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं उसी में ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड है सब चीज़ें। अगर वो बोलेगा अलग से इंकॉर्पोरेट करने को तो करेंगे। ये आगे स्काई लिमिटेड का सवाल है 2021 का, उसमें शायद ये बात डिस्कस हुई है। अच्छा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब मैं वापस एक चीज़ पे जा रहा हूँ जो मुझे असल बात करनी है। अब इसने देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये लाइन गौर से देखनी है। यहाँ उसने लिखा हुआ है फ्री कैश फ्लो ऑफ एपीपीएल आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3% पर एनम आफ्टर ईयर 5। ये कैसे होगा एडजस्टमेंट? टर्मिनल वैल्यू का नाम सुना है आपने? व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू? टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से आती है, ये होती है ग्रोथ इन कैश फ्लोस टिल इन्फिनिटी। एग्री करेंगे? डेफिनेशन में बात करता हूँ मैं भी वापस से, पहले टर्मिनल वैल्यू क्लियर कर दूँ। ग्रोथ इन कैश फ्लो टिल इन्फिनिटी, तो इसके लिए हम डिविडेंड वैल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये नहीं होगा, फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो। डिविडेंड की जगह फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। एग्री करेंगे? डिविडेंड की जगह फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। सही है ना? डिविडेंड की जगह फ्री कैश फ्लो आ जाएगा।
और डिवाइड बाय वैक माइनस जी, के ई माइनस जी नहीं होगा, क्या होगा, वैक माइनस जी। पता है ना आपको, फ्री कैश फ्लो में हम वैक पर डिस्काउंटिंग करते थे, बिजनेस वैल्यूएशन मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। एग्जामिनर डायरेक्ट परपेचुइटी से उस वक्त करता है लेनोवो सनाउल्ला जब वो ग्रोथ नहीं होती। ये भी किसी ने मुझसे कल रात को सवाल किया था कि अगर देखो ग्रोथ नहीं होगी तो फिर तो फॉर्मूला सिंपल है ना, कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। याद आ रही है बात, सिंपल, जो हमने किया भी था, मैंने एक सवाल कराया था बहुत पहले, बहुत पहले नहीं, डे वन में वर्कशॉप के। याद है सनाउल्ला, में कांस्टेंट कैश फ्लो था ना यार। तो अगर ग्रोथ नहीं होगी तो कैश फ्लो डिवाइड बाय फिर परपेचुइटी लगेगा। और अगर याद है विदाउट ग्रोथ, मैंने एक डिविडेंड वैल्यूएशन में भी बताया था, जब मैं उस दिन वैल्यूएशन टेक्निक में डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल विदाउट ग्रोथ बताया था, डिविडेंड अपॉन के ही मैंने फॉर्मूला भी लिखा था। पता नहीं आपको याद है नहीं याद है। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ वन नोट से तो नजर आ जाएगा, मगर कहने का मतलब है पीछे जाने का टाइम नहीं है। बट अगर ग्रोथ है तो फिर टर्मिनल वैल्यू लगेगा। अच्छा, इस सवाल में क्या होगा, इस सवाल में मुझे बता दें, ग्रोथ लग रही है आफ्टर ईयर 5, तो पी कौन सा तो डी कौन सा। अगर मैं डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से बात करूं, वैसे तो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल नहीं है, मगर सिर्फ समझने के लिए कि पी कौन सा तो डी कौन सा, 3 4 5 6 7 8 क्या आएगा पी में और डी में। डी बता दें, पहले डी बता दें, ये डिविडेंड ग्रोथ मॉडल बता दें। वेरी गुड, वेरी गुड। उमेर उस्मान छा गए आप, सनाउल्लाह छा गए आप, उमेमा सही कह रहे हैं आप, एहतिशाम सही कह रहे हैं, अदनान सही कह रहे हैं, खालिद खुर्शीद सही कह रहे हैं, बहुत अच्छे, P5 and D6 बहुत अच्छे माशाल्लाह। तो फॉर्मूला हो जाएगा मार्केट वैल्यू एट ईयर 5 इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो इन ईयर 6 डिवाइड बाय वैक माइनस जी। ठीक है, और जो आंसर आएगा आपको पता है इस आंसर को क्या करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1/1 प्लस आई की पावर 5 से मजीद डिस्काउंट करना पड़ेगा, फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है बात में। टर्मिनल वैल्यू पेपर में हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में आ जाती है, और मेरे हिसाब से ये मुफ्त के मार्क्स होते हैं, मुफ्त समझते हैं, इजी मार्क्स होते हैं। क्लियर है बात हमें, इज दिस फाइन। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात वो ये थी आपसे करनी कि ये फ्री कैश फ्लो ग्रो करने को कह रहा है, क्या इसमें डेप्रिसिएशन हटाएं या ना हटाएं, सवाल मेरा ये। क्या इसमें डेप्रिसिएशन को हटाएं फिर ग्रो कराएं या डेप्रिसिएशन को भी ग्रो करा दें। क्या फ्री कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश होती है, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, क्या हम इसको अलग करें और अदर देन डेप्रिसिएशन जो कैश फ्लो है उनको अलग करें, इसको कांस्टेंट रखें, सेम रखें, और इसको ग्रो करा दें। क्या ये ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट मैं बता दूंगा, ये 2018 के समर 2018 के सवाल में करना था। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको, अभी दिखा भी दूंगा। मगर सवाल मेरा ये है कि क्या इधर भी ये ट्रीटमेंट करना है। जवाब दें। क्या कहते हैं, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, क्यों, क्यों, अब गौर से सुन लें प्लीज। इसने ऊपर डेप्रिसिएशन को कहा था कांस्टेंट रखने को, कब, कितने टाइम के लिए, क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे क्वेरी पूछी है, मैंने कहा मैं क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। अलग नहीं करना इसमें, इसमें नहीं करना। ये 5 साल तक बोला है इसने। यहाँ पे आप मुझे बताएं कहीं लिखा हुआ है अदर इन डेप्रिसिएशन। देखो, आप मेरी बात समझ रहे हो, इसने डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट रखने को बोला है। अब आपको मैं एक और सवाल दिखाता हूँ, ये सवाल देख लो, ये सवाल कौन सा वाला, इसमें इसने क्या बोला, इसमें इसने बोला है कि, कौन गया, सॉरी, ये टीटीएल बीटीएल वाला सवाल गया। कांस्टेंट रहेगी डेप्रिसिएशन, क्या रहेगी, मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ इसने बोला है डेप्रिसिएशन, क्या इसने बोला है कि 3 साल तक के लिए कांस्टेंट रहेगी, क्या इसने कोई टाइम लिमिट बताया है, जवाब दें, क्या इसने कोई टाइम लिमिट बताया है? नहीं। इसने जब यहाँ बोल दिया तो फिर यहाँ पे हम जो काम करेंगे वो डिफरेंट करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है, मैं वापस रिपीट करता हूँ बात को, कि देखें वर्डिंग में फर्क है।
ऊपर जो मैं आपको पिछला सवाल दिखा रहा हूँ उसमें उसने डेप्रिसिएशन को कांस्टेंट रखने को बोला है, बाउंड किया 5 साल तक रखो, 5 साल तक रखो। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा बस हमेशा इसको कांस्टेंट ही रखना। तो यहाँ इसका मतलब है डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रहेगी टिल इन्फिनिटी, कांस्टेंट टिल इन्फिनिटी। मगर वहां पे इन्फिनिटी तक कांस्टेंट नहीं रहेगी। वहां पे कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, वहां पे सिर्फ 5 साल तक कांस्टेंट रहेगी जो इसमें लिखा है। और आगे फिर आप, अच्छा अब आप बोलो ग्रो क्यों हो रही है, तो यार जाहिर सी बात है, जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी ने सवाल भी किया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी तो डेप्रिसिएशन होती है। तो जब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, याद है गुल्लक, गुल्लक पे किसी ने पैसा लगा रहे हो, तो डेप्रिसिएशन भी कुछ ना कुछ तो चेंज हो रही होगी ना। मगर आपने पेपर में इतनी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। अगर कुछ मेंशन नहीं, जैसे यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लोगे। जो भी कैश फ्लो होगा आखिरी साल का, ईयर 5 का कैश फ्लो होगा, आप ईयर 5 के कैश फ्लो पे ग्रोथ लगाओगे, ऐसा ही है। ईयर 6 का कैश फ्लो निकालने के लिए क्या करोगे, ईयर 5 का कैश फ्लो लेंगे, फ्री कैश फ्लो लेंगे, और उसको 1 + G से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही करते हैं हम 6 ईयर का कैश फ्लो निकालने के लिए। बात समझ आ रही है मेरी भाई? सवाल आसान है यार, सवाल में मुश्किल नहीं, एक आध एडजस्टमेंट है उसकी, वो कॉस्टिंग टाइप की एडजस्टमेंट है। क्लियर है? इट इज फाइन। आगे बढ़ जाए हम, ठीक है, संभाल लेंगे सवाल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसमें डेफिनेशन को सेग्रीगेट करके नहीं करना, वो हम आगे एक सवाल में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे कुछ होमवर्क के सवाल है, मैं इन पे बात नहीं करूंगा, ये वैसे भी ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है हमारे लेक्चर्स में। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये हैंडआउट कंप्लीट हुआ जाता है, हमने काफ़ी वैरायटी देखी है इसमें। गेन कैसे डिवाइड करते हैं, अगर मैं ओलिविन वाले सवाल से लेके चलूँ आपको, तो ओलिविन वाले सवाल में हमने ये देखा था कि गेन निकलता कैसे, फिर गेन को डिवाइड कैसे करते हैं, फिर शेयर एक्सचेंज रेशो कैसे बनता है ये भी हमने सीख लिया, शेयर एक्सचेंज रेशो कैसे बनता है ये भी हमने सीख लिया। फिर हमने ये देखा कि भाई ये जो क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, मैक्सिमम प्राइस कैसे निकलती है, याद है? मैक्सिमम बिड प्राइस निकाली थी, ठीक है। और फिर हमने ये साइनर्जी देखी थी कि ही कम होता है 2%, इस साइनर्जी को कैसे लेते हैं, लमसम वाली साइनर्जी कैसे लेते हैं, पर एनम वाली साइनर्जी कैसे लेते हैं, ये वाला सिनेरियो देख लिया। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात हुई। पी मेथड पे हमारा हाथ बहुत अच्छा सेट हो चुका है, सही है ना। गियरिंग कैसे निकालते हैं वो सारी बात की, राइट इशू, ये सारी चीज़ हमने करी। अब हम आते हैं क्वालिटी सवाल पे। कोशिश करते हैं कि आज ये मैक्सिमम हो जाए असर की नमाज तक, जितना हुआ। ये सवाल है बहुत प्यारा, समर 2018 क्वेश्चन नंबर टेक्सटाइल लिमिटेड, दिस वाज वन ऑफ द वाकई क्रिटिकल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें काफी कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, पूरा सवाल मैं सॉल्व नहीं कर सकता आपके सामने, मगर बहरहाल मैं आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि 2-3 इसकी मोटी मोटी एडजस्टमेंट है, जिसमें मैं चाहूंगा हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ। डी मर्जर आज नहीं होगा, डी मर्जर स्पिन ऑफ वगैरह और कुछ रीसेंट रिटर्न के क्वेश्चन, वो फिर हम कल का एक वर्कशॉप कोशिश करेंगे इसी तरह रख लें शाम में, जिसमें हम ये बातें कर लें, ठीक है। मगर आज मैं चाह रहा हूँ कि इस सवाल को देख के चले हैं, क्योंकि इस सवाल में काफ़ी बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि हमें पेपर में पता होनी चाहिए जाने से पहले। क्लियर है बात है? मैं, अच्छा अब इसकी रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लें। ये सवाल मुझे बताएं, आप लोगों ने सवाल किया हुआ है, आसान था, मुश्किल था, कैसा था, समझ आ गया था? इसकी कुछ एडजस्टमेंट में बात करनी है, हाँ वो भी कल होगी 3:30 पे। यार ये बस एक दिन और है, बस फिर तो खत्म ही है। हम्म, क्या कहते हैं? मर्जर इक्वेशन का मसला मैंने कहा था, वैरायटी बहुत है यार। अब आपकी वैरायटी कवर हो जाएगी ना, फिर रीसेंट टाइम का मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ एक आपको शक्ल दिखाऊंगा तो आसान लगेगा, ठीक है। कल टाइम थोड़ा चेंज कर दें, क्या टाइम रखते हैं कल? हम्म, तो फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम कल की जगह फिर वेडनेसडे या थर्सडे को रख लें। सुबह रख लूंगी यार, सुबह मुश्किल हो जाएगा, कल एक और वर्कशॉप है, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। वेडनेसडे थर्सडे को तो कोई नहीं है वर्कशॉप आप लोग की, वेडनेसडे या थर्सडे? चलो मैं फिर एक काम करता हूँ, ग्रुप में हो ना मेरे, आप लोगों को मैं ग्रुप पे कंफर्म कर दूंगा, और जो कोई बंदा ग्रुप में नहीं है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर, ठीक है। तो हम भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई जल्दी ही नहीं है। मुझे बस यार STS वालों का एक सेशन रखना है प्री सीन पे, वो भी थर्सडे या फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे में से किसी दिन रखना है मुझे। तो फिर यही है कि एक दिन मैं उनका रख लूंगा, एक दिन आपका रख लूंगा, इस तरह कर लेते हैं। जोहर के बाद से 3:30 बहुत टफ हो जाएगा मेरे ख्याल से, बहुत टफ हो जाएगा। जोहर ही 1:30 पे होती है मेरे घर के पास, तो सुबह में क्वेरीज को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ बच्चों की, तो मेरे ख्याल से सुबह में पर टाइम नहीं होगा वर्कशॉप कंडक्ट करने का, क्योंकि आप लोग की क्वेरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना मेरे लिए, वो मैं खुद रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। हाँ रिसेंट मगरिब के बाद बहुत लेट हो जाएगा भाई, घर वाले मुझे जो है ना, संडे है, वो छोड़ेंगे नहीं, बोलेंगे बेटा क्या कर रहे हैं आप, खैर नहीं नहीं यार, कल संडे है, कल मुश्किल हो जाएगा, सही है ना, सुननी पड़ जाएगी मुझे घर वालों से। मुश्किल से टाइम मैनेज होता है वैसे ही, चलो खैर मैं बता दूंगा। अच्छा इस सवाल को जल्दी से देख लो, कमेंट पहले कर लो यार प्लीज।
इस सवाल को रीड करें जरा अभी यहाँ तक, फिर हम बात करते हैं जल्दी से। इसकी दो तीन इंपॉर्टेंट मोटी मोटी एडजस्टमेंट है, इसको डिस्कस करके फिर हम एंड करेंगे। जल्दी से देखें इस सवाल को, इसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो पिछले सवालों में नहीं। अच्छा जी, सवाल पढ़ेंगे। ट्यूलिप टेक्सटाइल लिमिटेड इज engaged in the business of export to customers in USA and Europe. In a recent meeting, a board of directors BOD approved an expansion plan which investigates introducing local sales by जावेद बाजवा भी आए हैं भाई, कमर जावेद बाजवा। रिसेंट पास ओवर करवा देंगे ये। वो वाले बाजवा तो नहीं है हम, अल्लाह माफ करे, सब आज ही आ रहे हैं भाई 9 मई को। खैर, हालांकि आज अटेंडेंस थोड़ी कम है पिछले दो वर्कशॉप के मुताबिक मुकाबले में, शायद आज टाइम का जो थोड़ा सा इशू हो गया था शायद इस वजह से। खैर, एपीवी वगैरह की मैं करा चुका हूँ यार पहले ना वर्कशॉप, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लो। यूट्यूब चैनल पे मैंने फॉरेक्स की भी वर्कशॉप शेयर कर दी है, देख ली वो ग्रुप पे मैंने पूरे लिंक शेयर कर दिए हैं। पिछली बार मैंने फॉरेक्स का कराया था, बहुत अच्छा सेशन, बेहतरीन। 14 वीडियोस में डिवाइड कर दिए थे, 3 सेशन हुए थे इसके, मुझे याद पड़ा है। आपके तो इस बार 4 हो रहे हैं, उसमें से 3 में हो गया था काम। तो वो देख लिया आप लोगों ने, इसकी नोटिंग्स भी शेयर कर चुका हूँ मैं ग्रुप में। जो ग्रुप में नहीं है मुझे नंबर पे मैसेज कर दे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उससे लेना। फॉरेक्स की भी बहुत मेहनत हुई थी यार, बहुत अच्छा वर्कशॉप हुआ था लास्ट टाइम, मजा आया था। अच्छा अच्छा, चलें जी आगे बढ़ते हैं। Tutive Textile Limited is engaged in business of export to customers in USA and Europe. In recent meeting, the board of directors BOD approved an expansion plan which investigates introducing local sales by acquiring retail shops with a brand name Virsa. In this regard, a company named Blossom Textile Limited Private Limited (BTL) has been identified for acquisition. BTL has two division: textile manufacturing and retail division. ओके अच्छा, अब इसमें यार वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, पहले आप लेबलिंग कर लो यार, एक्वायरर कौन है और टारगेट कौन है। एक्वायरर है डीटीएल और टारगेट है बीटीएल। मगर इसमें ना एक प्रैक्टिकलिटी इसने डाल दी, इसने बोला बीटीएल के दो डिवीजन है, ठीक है, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है रिटेल। इनको रिटेल करना था। रीसेंट अटेम्प्ट के मेरे सोल्यूशन ऑलरेडी बने हुए हैं, मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, और सब मैंने आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करा है, ठीक है ना। सब मैंने आईकैप सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करा है, आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में से मेरे को कह रहा है आगे क्या करना है। आगे वो कह रहे हैं कि द प्लान इज टू एक्वायर बीटीएल, डिस्पोज ऑफ इट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को डिस्पोज करता है, ठीक है ना, इसको डिस्पोज करना है। और दूसरा ये कि जो आपका रिटेल डिवीजन को जो है ना वो आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। आफ्टर सेवरल मीटिंग बीटीएल शेयर होल्डर फाइनली शोड देयर इंक्लिनेशन टू सेल बीटीएल, इट ऑफर्स देम 5 शेयर्स ऑफ टीटीएल फॉर एवरी 7 शेयर्स ऑफ बीटीएल। अच्छा, जब भी ये चीज़ आएगी फौरन आपके दिन में घंटी बजेगी। क्या घंटी बजेगी जल्दी बताएं, क्या घंटी बजेगी जब भी शेयर एक्सचेंज आएगा? दो काम करने हैं, घंटी किस चीज़ की बजेगी? सोचें जरा। इतना यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके सेशन पे, तो अब तो जवाब आना चाहिए यार। वेरी गुड असदुल्ला कादिर, वेरी गुड। एक तो न्यू शेयर्स इशू होंगे, वो तो सही है। घंटी एक वो, ये तो सही है, छोटी घंटी। एक बड़ी घंटी क्या बजेगी? न्यू शेयर कितने इशू हो जाएंगे? 5 और 7। 5 और 7 का मतलब है 5/7 घंटी ये बजेगी कि गेन निकलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात की मोहम्मद शहजाद ने, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की असदुल्ला, बहुत अच्छी बात की एहतिशाम ने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओवरऑल गेन निकलेगा, और ओवरऑल गेन निकल के क्या होगा? दोनों में डिवाइड होगा। ओल्ड क्या कहते हैं, दोनों एक्वायरर और टारगेट के शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा। और इसके लिए न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ करें, न्यू वेल्थ माइनस ओल्ड वेल्थ करें। और शेयर एक्सचेंज नहीं होता तो फिर ये काम नहीं होगा, ठीक है। राहिम नदीम है, आसिफ जरदारी बनाए हुए हैं। राहिम नदीम, राहिम तो है मीटिंग में, आज मजाक मस्ती का मूड ज्यादा है। ओ भाई, आसिफ अली जरदारी भी लिखा हुआ है किसी ने अपना नाम। ये राहिम तुम तो नहीं हो? ये किसी ने बोला है कि राहिम ने अपना नाम चेंज कर दिया है। अल्लाह माफ करे यार, सब नाम डाल दो तुम लोग, नवाज शरीफ ही रह गया मेरे ख्याल से बेचारा। बाजवा भी आ गया, आसिम मुनीर भी आ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, इमरान खान भी आ रहे हैं। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? ड्यू डिलिजेंस हैज कैरिड आउट, टीसीएल सीएफओ समराइज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टीटीएल एंड बीटीएल। सेल 35,000 है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोनों का दे दिया, शेयर कैपिटल बता दिया, रिजर्व बता दी, बैंक लोन। अच्छा, बैंक लोन आता है तो जिंदगी आसान हो जाती है। वो क्या, वैसे तो लोन से नफरत होनी चाहिए हमें। सूद की जितनी भी चीजें हैं सब आपको पता है कि
अल्लाह रसूल से जंग का बायस है, हमारी क्या औकात, हमसे एक छोटा सा वायरस नहीं संभला था, ठीक है ना, तो हम क्या कि अल्लाह रसूल से जंग करेंगे, नौजुबिल्ला। बहरहाल बैंक लोन में आसानी ये हो जाती है कि मार्केट वैल्यू और पार वैल्यू सेम होती है। दूसरा, इसका जो केडी होता है वही इसका जो है कूपन रेट ही होता है। इसका केडी कन्वेंशनली निकालने के लिए सिंपल इसको नेटवर्क टैक्स कर देते हैं, वैक निकालने में बहुत आपको सहूलत हो जाती है जब बैंक लोन आता है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। 30% ऑफ द नेट सेट्स ऑफ बीटीएल पर्टेन टू रिटेल डिवीजन। नेट सेट्स उसके कितने, नेट सेट्स क्या होता है, व्हाट इज नेट सेट्स? नेट सेट्स मींस फाइनेंस बाय पोर्शन, शेयर कैपिटल रिजर्व्स। नए शेयर्स जो हैं 30%, जो बीटीएल के नए शेयर्स हैं वो जो है ना रिटेल डिवीजन के, सही है। और तो 30% अगर रिटेल डिवीजन के, तो 70% किसके होंगे? 70% किसके होंगे? अगर 30% रिटेल रिटेल के हैं तो 70% मैन्युफैक्चरिंग के होंगे जिसको हमें बेचना है, सही ना। 70% उसके हो जाएंगे। कितना बनता है? 2114 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना, 2114। पेपर में आप स्टैंड नहीं करना इस तरह, पेपर में आप प्रॉपर कैलकुलेटर यूज करें। खैर, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बीटीएल डिवीजन कैन बी डिस्पोज ऑफ इमीडिएटली एट 1.5 टाइम्स ऑफ नेट एसेट्स। अब यार ये प्लीज गौर से सुन लो, नेट एसेट्स 2114 है, सेल कितने का हो रहा है? 1.5 टाइम, ये बनता है 3121 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पता नहीं क्या आता है, क्या आता है यार, जरा देखना, 3171 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अब सुनो, मैं यार बचपन से अच्छी, ओ लेवल्स में मेरे 98 मार्क्स थे मैथ्स में। मेंटल मैथ्स होती है ना ओ लेवल्स में, कभी आपको पता है दो पेपर होते हैं, कैलकुलेटर वाला, विदाउट कैलकुलेटर वाला। मुझे लगता है मेरे कैलकुलेटर के बगैर वाले पेपर में 100 में से 100 थे, फुल मार्क्स थे। हालांकि मेरी तबीयत भी खराब थी उस दिन, शायद बुखार बुखार हो जाता, मगर तो अल्लाह का शुक्र है बचपन से मेरी ये जो मेंटल मैथ है ना ये बड़ी स्ट्रॉन्ग। 98 थे मेरे। ए लेवल्स में मेरे थे 96, 96, ठीक है। और खैर, तो बचपन से मुझे डिस्टिंक्शन नहीं आई थी मेरी। मैंने P1 P2 वाले में, P1 P2 नहीं, मैंने P1 और वो दिया था, P1 और M1, उस वक्त मैकेनिक्स होता था, P1 M1 दिया था। खैर, जीता नहीं हूँ भाई, जीत अल्लाह माफ करे बस यार, कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना प्लीज यार, देखो ये प्लीज इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये रास्ते में हंसते खेलते निकालनी है और इसको एडजस्ट भी करना है। आप मुझे बताओ, नेट से 2114 है, हमने सेल कर दिया 3171 को, मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन सेल करना था, तो फौरन हमारे दिन में क्या आएगा? एक तो गेन आ जाएगा, गेन आ जाएगा, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। कितना आ जाएगा गेन? कितना आ जाएगा गेन? 1057। और आपको पता है इस गेन पे क्या लगेगा? इस पर टैक्स लगेगा। इस पर टैक्स लगेगा कितने परसेंट पे? कितने परसेंट पे टैक्स रेट नीचे कहीं दिया हुआ है? 30% पे। अच्छा, टैक्स मुझे बता दो, ये आई मीन ये मुझे बता दो टैक्स, तो 30% पे लगेगा, ये एयर जीरो पे आएगा या एयर वन पे आएगा? एयर जीरो पे आएगा, एयर वन पे आएगा? जल्दी जल्दी बता दो यार। 30% पे टैक्स लगेगा, ये टैक्स आएगा एयर वन पे, क्योंकि एयर जीरो पे तो रिटर्न बनता ही नहीं है, रिटर्न तो एयर वन पे बनता है। क्या आ रही है बात आपको? फुरकान शाहिद चंदा एयर वन पे लिखना। तो ये जो गेन आएगा इसको ईयर वन पे रिकॉर्ड करना होगा, तो फिर इस पे टैक्स पे क्या लगेगा? इसको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा। डिस्काउंट समझते हो? डिस्काउंट समझते हो? तो मैं एक वर्किंग दिखा रहा हूँ अभी से आपको, अभी तो नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। आप इसको ध्यान में रख लो कि यार इसमें फिर क्या लगेगा, इसमें फिर वो भी लगेगा, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, डिस्काउंट भी लगेगा, ठीक है। क्लियर है बात हमें? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट मुझे दें, ये बता, फिगर बता भी दो ना। गेन, ये गेन कितना आ रहा है? 30% लगाओ जरा। हम्म, 30% लगाएं, क्या आ रहा है ऐसी? हाँ जी, गेन कितना आ रहा है? 3171, थैंक यू, थैंक यू। ये सैयद अदनान अली, ये देख लो, ये 317 आ रहा है, इसको देखो डिस्काउंट किया हुआ है। अच्छा, और जो असल पैसे मिल रहे हैं वो भी तो इन्फ्लो है, याद है लमसम वाली सिनर्जी होती थी, याद है? एक है पेरेंट वैल्यू, पेरेंट वैल्यू अलग से कैलकुलेट होती है, पेरेंट वैल्यू के बाद की बातें याद है नहीं, अलग से इंकॉर्पोरेट करते थे, वन ऑफ। तो ये जो बेचा है वो आपका इन्फ्लो है, और जो गेन पे टैक्स लगा है ईयर वन पे, वो आपका आउटफ्लो है। क्लियर है ये बात हमें? ठीक है ना, ये इतनी मुश्किल बातें नहीं है, मगर रास्ते में चलना ही नहीं, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं।
अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है आगे। आगे आपसे कह रहे हैं BLTL असेस्ड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ 1500 मिलियन। ये क्या चीज़ है 1500 मिलियन? अगर आपके पास लॉसेज हैं, किसी कंपनी के लॉसेज हैं, तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, टैक्स बचेगा। एग्री करेंगे? एग्री करेंगे? 1500 के अगर लॉसेज है तो उस पर कितना टैक्स बचेगा? 30% बचेगा। 30% बचेगा। मगर मसला ये जो टैक्स बचेगा, ये भी टैक्स Air 0 में बचेगा या Air 1 में बचेगा? P&L कब बनता है टैक्स का? मेरी बात समझ आ रही है? देखो ये भी एक तरह की साइनर्जी है। वर्ड समझ आ रहे हैं? दिस इज साइनर्जी, दिस इज साइनर्जी, दिस इज ऑल्सो साइनर्जी। तो इस पे भी देखो वही काम हुआ भाई, ये देखो कि 1500 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया, सही है, और फिर उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1.136। अब ये 1.136 असल में वैक है 11.36%। छोड़ दो ये कैसे आएगा, इस पर मुझे पूरी वर्किंग समझानी है, पूरी वर्किंग समझानी है। मगर आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि यार मैंने आपको क्या कहा था इस सवाल में, लमसम चीजें, वन ऑफ चीजें बहुत है। वन ऑफ समझते हो? आप देख रहे हो ये कोई नॉर्मल कैश फ्लो में शामिल नहीं कर रहे, वरना इस पे खामा खाने का वो मसला आ जाता जो मैंने पहले दिन समझाया था। याद है पहले दिन क्या समझाया था? कि अगर आप वन ऑफ चीजों को अपने कैश फ्लो में शामिल कर दोगे तो इन पे भी इनफाइनाइट तक का इंपैक्ट आ जाएगा, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आ जाएगा। सही है ना? मगर इसको डिस्काउंट क्यों करें, क्योंकि ये भी Air 1 में बेनिफिट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब और एक और आसान चीज आ रही है। अच्छा करंटली बीटा बता दिया दोनों का। करंटली TTL एंड BTL हैव अ बीटा ऑफ 1.1 0.91, द रिस्क फ्री रेट इज 7%। ठीक है, और द मार्केट मिनिमम इज 6%। द एसिड बीटा, अच्छा अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मिनट, ये मैंने मिस कर दिया कुछ, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ चीजें मिस कर दिया मैं। TPL board has planned to maintain the portion of debt equity in terms of market value at the same level as it was before the acquisition। इस लाइन का क्या मतलब है? TTL board has planned to maintain the proportion of debt to equity in terms of market value at the same level as it was before the acquisition। अच्छा एक बात और ऊपर आपको इसने, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप वैक निकालते हो तो उस वक्त डी लेते हो और ई लेते हो। वो ये कहना चाह रहा है कि ये डेट इक्विटी का रेशो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो पहले इक्विटी का और डेट का रेशो था ना, वो बाद में भी वही रहेगा। ठीक है, अगर इस समझ में आपको वैक निकालना है तो जो बिफोर इक्विजिशन, देखो प्लीज मेरी बात को गौर से समझना प्लीज यार, देखो टाइम कम है हमारे पास, सवाल पूरा सॉल्व नहीं हो सकता, और सवाल ऑलरेडी अपने नॉर्मल लेक्चर में सॉल्व हुआ भी है, मेरा काम है बारीकियों को रिवाइज कराना। जो बिफोर इक्विजिशन आपका डेट इक्विटी रेशो था ना, वो कह रहे हैं आफ्टर इक्विजिशन भी क्या रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। एक बात मुझे बताओ, इससे आसानी क्या होगी? हो सकता है जैसे पिछले सवाल में हुआ था कि आप फाइनेंस अरेंज करने के लिए डेट रेज कर रहे हो, हो सकता है फाइनेंस अरेंज करने के लिए आप इक्विटी रेज कर रहे हो, तो आपका डेट इक्विटी रेशो डिस्टर्ब हो सकता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डेट इक्विटी रेशो जो पुराना था, लेट से मान लो पुराना डेट इक्विटी रेशो था 60-40, पुराना बिफोर इक्विजिशन, तो आफ्टर इक्विजिशन भी यही चल जाएगा? एग्री करते हैं मेरी बात को? एग्री करते हैं मेरी बात को? वैक सेम नहीं रहेगा, वैक सेम नहीं रहेगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, वैक सेम करने की बात नहीं हो रही है। वैक के अंदर आपको पता है ई और डी आता है, ई और डी को सेम रखने की बात हो रही है। ठीक है ना? क्योंकि इसने कहा है ना रेशियो सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एनुअल सेविंग ऑफ 70 मिलियन आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव एज अ रिजल्ट ऑफ synergy ड्यू टू एक्विजिशन एंड आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टिल परपेचुटी। अब बताओ इसका क्या इंपैक्ट आएगा? 70 मिलियन की सेविंग आ रही है, परपेचुटी तक क्या करोगे? इसको दो तरीकों से, या तो नॉर्मल कैश फ्लो में शामिल कर लो, या फिर इसको भी इसी तरह कर लो। ये देखो, अच्छा 70 की है, इसको नेटो टैक्स करना चाहिए हमें, क्योंकि आपको पता है 30% टैक्स में चला जाता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। 0.7 समझ आ रहा है क्यों एडजस्ट किया है? कि अगर 70 की सेविंग हो रही है तो इस पर 30% टैक्स भी तो बढ़ेगा, 30% टैक्स भी तो लगेगा। तो अगर 100 रुपए की सेविंग है, 30% टैक्स वाले ले जाएंगे, तो नेट सेविंग 70% आएगी ना यार। मेरी बात समझ आ रही है? प्लीज पार्टिसिपेट करो चैट के थ्रू भाई। देखो इसको भी सही अच्छे से इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। डिस्काउंट रेट मैं बता दूंगा, डिस्काउंट रेट ये रहा, कैश फ्लो डिवाइड बाय आई, यही हुआ भाई, 1 + i नहीं, डिवाइड बाय आई, 0.1136 से हुआ भाई। क्लियर है बात हमें? अच्छा अब ये आप बताओ कैसे करेंगे। रिडंडेंसी कॉस्ट पे हुई है ये वन ऑफ, however would have to make one time 35 million immediately to the redundant staff। रिडंडेंसी कॉस्ट इनफ्लो आउटफ्लो जल्दी बता दो। रिडंडेंसी कॉस्ट 35 मिलियन कौन से साल में आउटफ्लो आएगा?
ईयर, मगर फौरन ही घंटी बजनी चाहिए, फौरन ही घंटा बजना चाहिए आपके जहन में। क्या घंटी बजेगी? फौरन ही, फौरन ही। जैसी रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी, ये इतनी सारी बातें आप बता दी हैं, अब मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे ना बताओ, अब आप लोग मुझे खुद बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड शहजाद, बहुत प्यारी बात की, बहुत प्यारी की एहतशाम। शहजाद वेरी नाइस। वन ऑफ तो है, मगर इस फौरन एक और बात जहन में आएगी। नहीं, डिस्काउंटिंग नहीं होगा, इसके अलावा भी एक और बात जहन में आएगी। वेरी गुड AQ, बहुत प्यारी बात की आपने। एहतशाम ने सही कहा है, खालिद खुर्शीद ने सही कहा है, और लोग सोचे। शाबाश, ठीक है, ईयर जीरो पे आएगा, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करा, ये तो मुझे पता ही, तो अम्प्लाइड है। ये मैं नहीं एक्सपेक्ट करा कि इस पर डिस्काउंटिंग नहीं होगी, ये तो पता है आपको। एक और चीज मैं चाह रहा हूँ सुनना आप लोगों से, कुछ लोगों ने बता दिया चैट के थ्रू। फॉरन रिडंडेंसी कॉस्ट के साथ आपके जहन में एक पॉइंट आना चाहिए, एंड में माइनस होगा, वो तो हो गई बात, सनाउल्ला नहीं, और कुछ सोचो। वेरी गुड असदुल्ला कैसर, बहुत प्यारी बात है असदुल्ला कदीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल अली, बहुत प्यारी बात की। कि जैसे ही रिडंडेंसी कॉस्ट आएगी, रिडंडेंसी कॉस्ट की वजह से आपका टैक्स भी तो बचेगा। सही कह रहे हैं आमना हनीफ। कौन से साल, कौन से साल, कौन से साल? तो रिडंडेंसी कॉस्ट 35 मिलियन की आउटफ्लो में जाएगी, और 35 मिलियन पे कितने परसेंट टैक्स बचेगा? 30% टैक्स बचेगा, इंटू 0.3। गेन पे टैक्स लग रहा था, गेन पे टैक्स लग रहा था, रिडंडेंसी पे टैक्स बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? 35 की रिडंडेंसी कॉस्ट माइनस करा दी, सेविंग हमने एडजस्ट करा दी, ये 35 इंटू 0.3, ये इसका टैक्स इंपैक्ट है। डिवाइड बाई 1.136 क्यों करें? क्योंकि ये भी कौन से साल मिलेगा? ईयर वन में मिलेगा। क्या ये बात समझ आती है? मोहम्मद शहजाद बहुत अच्छी बात की, सईदा वेरी नाइस, उम्मा बहुत अच्छी बात की, असदुल्ला कदी जबरदस्त बात की आपने, अलीम वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्लियर हो गई बात कि ये भी इंपैक्ट आएगा। अब आप देखो इसमें कितने वन ऑफ हैं। इस सवाल को एक वजह ये भी डिस्कस करनी है कि इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह वन ऑफ आइटम आता है, छह। अभी प्रेजेंट वैल्यू तो हुई नहीं है, डिस्काउंटिंग तो अलग होगी। क्लियर है बात हमें? इट इज फाइन, प्रॉब्लम तो नहीं होगा पेपर में। देखो ये इजी, अच्छा ये एंड में एडजस्ट होता है, पता है ना बात आपको, जब सब काम हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है, उसके बाद होता है। सही है ना, उसके बाद होता है फिर वैल्यू मर्जेंटिटी की निकलती है। सही है ना, जो भी है इसमें हालात वो आपको सब पता है। 431.1 का टैक्स नहीं है, 431.1 का टैक्स नहीं है, 431.13 टैक्स नहीं है ना। ये जो सेविंग हुई थी 0.7 मिलियन, 70 मिलियन की हर साल, उसको वैसे ही नेट ऑफ टैक्स कर दिया ना। खालिद देखो ये 0.7 कर दिया, यानी कि इसका 30% टैक्स में पहले ही ले गए, और परपेचुटी तक लेके जाएंगे, परपेचुटी मीन हर साल लेके जाएंगे। चलो, अच्छा अब आ जाओ जल्दी से, अब क्या रह गया इस सवाल में? अब ये सुन ले भाई, अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं सेल ऑफ विरसा, अब ये कैश फ्लो वाली कहानी शुरू हुई। सेल ऑफ विरसा इन द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड एट 1000 मिलियन, विच इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 10% इन द सेकंड एंड थर्ड ईयर्स। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये जो ग्रोथ लगेगी 10%, ये पहले साल तो नहीं लगेगी ना? पहले साल का फिगर तो रेडीमेड अवेलेबल है। जो ग्रोथ लगेगी 10% की, वो कब से लगेगी? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर बाद में लगेगी। देयर आफ्टर सेल ग्रोथ वुड नॉर्मलाइज एट 5% पर एनम टिल परपेचुटी। जब भी ग्रोथ टिल परपेचुटी आएगा, फौरन आपके दिन में क्या आना चाहिए, जो मैंने आज ही की क्लास में आपको इंट्रोड्यूस कराया। जब भी ग्रोथ टिल परपेचुटी आएगी तो एक वर्ड आपके जहन में आना चाहिए, उसका नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, टी से स्टार्ट होता है वर्ड, वेरी नाइस। टी से स्टार्ट होता है वर्ड, वेरी नाइस। आसिफ अली जरदारी सही कह रहे हो, अल्लाह माफ करे। अदनान अली सही कह रहे हैं जी, उमैमा सही कह रहे हैं, अलीम सही कह रहे हैं। टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू, टर्मिनल वैल्यू। और जब भी टर्मिनल वैल्यू आएगा, फौरन, मैं आज भी टर्मिनल वैल्यू के बाद फौरन पता है क्या करता हूँ? फौरन, आप लोग मेरे लेक्चर उठा के देख लो, जैसी टर्मिनल वैल्यू आती है मैं फौरन बगैर टाइम जाने के ये लिख देता हूँ। क्योंकि टर्मिनल वैल्यू तो मेरी जिंदगी में बाद में आया, टर्मिनल वैल्यू का टर्म तो मेरी जिंदगी में बाद में आया, मेरी जिंदगी में ये चीज पहले आ गई थी। क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है ना, ग्रोथ वाला यार। डीवीएम, वेरी गुड, वेरी गुड, डीवीएम। ये लिख दो पहले यार, ये जिंदगी आसान कर देता है। ठीक है, बाद में मैं इसको अमेंड कर दूंगा कि D1 की जगह लिख दूंगा फ्री कैश फ्लो, के की जगह मैं वैक कर दूंगा। मगर मुझे थोड़ा सुकून मिल जाता है कि यार ये मेरा जाना पहचाना है, मैं इसको जानता हूँ। और आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ, जब मैंने वैक पढ़ना शुरू किया था तब से जानता हूँ। टर्मिनल वैल्यू तो मैंने वर्चुअल इक्वेशन में देखा, इसको तो मैं वैक के टाइम से जानता हूँ। क्या ख्याल है, मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा आगे बढ़ो भाई। तो वही वाली बात, पी कितना था, डी कितना? पी कितना था, डी कितना? पहले साल का 10% नहीं, पहले साल का 1000 है, सेकंड ईयर 10% है, थर्ड ईयर भी 10% है, उसके बाद वो कह रहा है, तो वही बात हो जाएगी। वेरी नाइस, पी एंड डी। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। 3 4 3 4, P3 D4, P3 D4, P3 D4, वेरी नाइस। और डिस्काउंट कर दोगे, डिस्काउंट कर दोगे वैक माइनस जी। वैक, वैक बार बार आपको तंग करे, वैक है नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं ले, वैक आ जाएगा। और इसको आप डिस्काउंट कर दोगे कितने पे? इसको आप 3 साल पे डिस्काउंट कर दोगे।
क्योंकि 3 ईयर पे आ रहा है ना, तो इसको 3 साल पे डिस्काउंट कर देंगे। ठीक हो गया जी। वेरी गुड यार, जबरदस्त। ये कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कितनी बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए वैल्यूएशन में मैंने पहले बात कर ली थी आपसे, तो मुझे पता है ये बाद में बहुत रिपीट होने का है, बहुत रिपीट होने का है, बहुत ज्यादा रिपीट होने का है। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज है यार, जो पिछले सवाल में नहीं थी, कि डेप्रिसिएशन का नया फड्डा आ गया। डेप्रिसिएशन का फड्डा आ गया। वो कह रहे गिरो कराओ शौक से, गिरो कराओ शौक से, मगर डेप्रिसिएशन को उसने कहा छेड़ना नहीं है भाई। डेप्रिसिएशन को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब ये डेप्रिसिएशन को कैसे कांस्टेंट रखना है, एक आपको ये चीज मुझे बतानी है सवाल में। आओ देख लो। अच्छा भाई, ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है क्या? देखना जरा। 1000 मिलियन की सेल थी, जो कि 10-10% गिरो कर रही थी, जो कि 10-10% गिरो कर रही थी। सही है, 1000 मिलियन की सेल थी। और इस सेल पे वो कह रहे हैं 20% प्रॉफिट है, सवाल में लिखा हुआ है। सही है। अच्छा, प्रॉफिट का मतलब है डेबिशन माइनस हो गई है या नहीं हुई है? जरदारी साहब क्या कह रहे हैं आप? अभी करते हैं बात इस पे, जरदारी। वो भाई नाम सही रखो, राइम नाम है तो राइम रखो ना यार। डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, बिल्कुल सही है, तो इस पे डायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। लड़के, टैक्स आ गया। और जैसे ही आपको पता है कैश फ्लो टेक्निक में जैसे ही टैक्स आता है, बगैर टाइम जाया किए, ये डायलॉग मेरा आपको याद आ रहा होगा, बगैर टाइम जाया किए हम क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? एड बैक कर देते हैं। देख रहे हो, एड बैक क्या लिखा हुआ है? एड नहीं लिखा हुआ, एड बैक लिखा हुआ है, एड बैक लिखा हुआ है। कितना हो गया अभी एड बैक होने के बाद? एड बैक, एड बैक, एड बैक। अच्छा, इसको डिस्काउंट कर देंगे ताकि ईयर 1, 2, 3 की प्रेजेंट वैल्यू आ जाए। मगर मुझे बताओ, क्या मैं इस पे ग्रोथ लगा सकता हूँ? ईमानदारी से बताओ। इस पे 194.4 पे, इस पे ग्रोथ लगा दूं? अच्छा, 141 पे ग्रोथ लगा दूं? ओ भाई, प्रेजेंट वैल्यू पे कभी ग्रोथ नहीं लगती। प्रेजेंट वैल्यू पे कभी ग्रोथ नहीं लगती, कैश फ्लो पे लगती है। अच्छा, कैश फ्लो ये है ना, कैश फ्लो पे ग्रोथ लगा दूं? 194.4 इंटू 1.05 डिवाइड बाय वैक माइनस जी। सही है या नहीं? या नहीं, या नहीं? अरे भाई, डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रखने का है ना भाई। अरे बाबा, डिप्रीशियन कांस्टेंट भी तो रखना है, तो डिप्रीशियन कांस्टेंट रखने के लिए क्या करें? क्या करें? अब जरा गौर से देखिएगा। दो तरीकों से मैं आपको बता रहा हूँ, दो तरीकों से, जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये कब करना है? जब वो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रखने को बोलेगा तो करना है। अगर वो डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रखने को नहीं बोलेगा, इब्ने सीना बस नहीं बोलता डेप्रिसिएशन कांस्टेंट रखने को आगे के सालों में, आगे के सालों में, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं डायरेक्ट लूंगा, जिंदगी आसान करूंगा और डायरेक्ट इस पे ग्रोथ लगा के काम कर लूंगा, काम कर लूंगा। अगर कुछ नहीं मेंशन होता तो मैं ये काम करके आगे बढ़ चुका होता। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो मैं इसी पे 194.4 पे काम कर लेता, अगर कुछ मेंशन नहीं होता। बट अभी मैं ये नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए, जरा गौर से देखना प्लीज। ये मेरा खलास रॉन्ग। अब ये है कि ये जो नेट कैश फ्लो आया है ईयर 3 में, गौर से देखिएगा प्लीज। इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है इसमें टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो है? नहीं, डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है। ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन कौन कैश फ्लो नहीं है। डेप्रिसिएशन थोड़ी कैश फ्लो होता है। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो है उसका टैक्स इम्पैक्ट। टैक्स फ्लो, टैक्स 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 इम्पैक्ट उसका जो है ना, वो असल कैश फ्लो। तो वो कितना है बता सकते हैं को मुझे? 25 रुपए की डेप्रिसिएशन पे टैक्स कितना बचेगा, को मुझे बता सकते हैं? अब आप इतने बड़े हो गए हो कि मैं आपसे बात कर सकूं डायरेक्टली। पेपर में अब आपका 1 महीना भी बाकी नहीं है, तो आप बड़े हो गए हो, अब मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकता हूँ, आज डंके की जोड़ बात कर सकता हूँ। मैं पूरे कोर्स में मैंने आपको बहुत संभाल के रखा है। पूरे कोर्स में मैंने आपको रिस्क लेने को मना किया है। पूरे कोर्स में जिस वक्त आपका कॉन्सेप्ट बन रहा था, उधर मैंने आपको मना किया कि आपको स्टंट नहीं करना। मगर आज मैं समझता हूँ आप स्टंट कर सकते हो। आज आप इतने बड़े हो गए हो, दूसरी बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो वर्कशॉप में, तो आज हौसला खुला होना चाहिए हमारा। 25 रुपए की डेप्रिसिएशन पे 30% टैक्स बढ़ेगा, 7.5। अभी इतनी सारी चीजों में दिखाया ना आपको यार। रिडंडेंसी कॉस्ट में दिखाया था ना 0.3%, रिडंडेंसी कॉस्ट 30, इस पर 30% टैक्स बचा था, याद आ रहा है? ये सैनर्जी पे 30% टैक्स लगा था, याद आ रहा है? तो टैक्स इम्पैक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना यार। हम तो अब इतना बड़े हो गए हैं यार, हम बड़े हो गए हैं, जिगरा हमारा बड़ा हो गया भाई। सही है। तो अब जरा गौर से देना, बिल्कुल 75 अदर देन
तो कैश फ्लो अदर देन टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन ये कितना है? अदर कैश फ्लोज कितने हो जाएंगे? छोटा लिखो, छोटा लिखो। अदर कैश फ्लो हो जाएंगे 194.4 माइनस 7.5, कितना आ रहा है? 186.9। 169 कैसे हो गया? नहीं, वो सही कह रहे हैं, तो इसीलिए तो हटा रहे हैं हम, इसीलिए तो इसका इम्पैक्ट हटा रहे हैं लड़के। कितना आ रहा है? 186.9। अच्छा, एक और एंगल से भी बता सकता हूँ मैं आपको, वो मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, इस पे क्या होगा? इस पे ग्रोथ लग जाएगी। कितनी? इस पे टर्मिनल वैल्यू लग जाएगी। एग्री करते हैं? और इस पे क्या लगेगी? कांस्टेंट कैश फ्लो होता है तो फौरन आपके जहन में क्या आना चाहिए? अभी किसी ने इसका नाम भी लिया था थोड़ी देर पहले, चैट पे मैंने उसको डिस्कस भी किया था। हाँ, वेरी गुड, परपेचुटी, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैश फ्लो डिवाइड बाय वाई डिवाइड बाय वैग। वैग कितना है? 11.36। कैसे निकलेगा बता दूंगा, सिंपल। अच्छा, मगर यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, वो क्या? वो क्या? ये 3 सालों का इम्पैक्ट तो इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है ना। 3 सालों का डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट है ना इसमें। तो क्या करूं फिर मैं? इस पे फिर वो याद है, वो पढ़ा था ना, डिस्काउंट फैक्टर फॉर ईयर 4 to infinity। याद है हमारा तरीका? डिस्काउंट फैक्टर फॉर 1 से इंफिनिटी लेस डिस्काउंट फैक्टर फॉर 1 से 3, ऑटोमेटिकली डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा 4 से इंफिनिटी का। ये हमारी टेक्निक याद आ रही है आपको? ये वाली टेक्निक। या ये भी कर सकते हैं 1/i करके, जो आंसर है उसको 3 साल में डिस्काउंट कर दो, 3 साल में डिस्काउंट कर दो। ये भी कर सकते हैं, मगर ये टेक्निक याद आ रही है, मैं चलो इस टेक्निक को भी मैं आपको याद दिलाऊं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वैग बहुत रिपीट होता है इस टॉपिक में, अभी आपको नजर आएगा, इस सवाल में बहुत नजर आएगा, वैग भी नजर आएगा। 3 साल में डिस्काउंट भी कर सकते हैं, फुरकान शायद वो भी सही है। मगर आपको ये अप्रोच समझ आ रही है? वन वन प्लस इन्फिनिट 1 से इंफिनिटी का डिस्काउंट फैक्टर लो, उसमें से ये वाला डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो फैक्टर आता है ना इस तरीके से, ये वाला जो फैक्टर, कुछ लोग ये समझते हैं कि इसको अब वापस 3 साल डिस्काउंट करना पड़ेगा, फर्दर डिस्काउंट करना पड़ेगा। ओ भाई, इसको फर्दर डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जब ऑलरेडी इसमें से 3 सालों का डिस्काउंट फैक्टर माइनस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो फिगर आई है कम वाली आ गई है। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ रही है? देखिए, दो अप्रोचेज होती हैं। एक अप्रोच ये होती है कि मैं क्या करूं, एक अप्रोच ये, देखिए प्लीज, मैं थोड़ा सा इसलिए बात कर रहा हूँ, एग्जाम करीब है हमारे, और मैं आपसे इस तरह बात कर सकता हूँ शॉर्टकट करके, क्योंकि आपने रिवीजन भी करा हुआ है तकरीबन। तो एक तरीका तो ये है कि मैं 7.5 को डिवाइड करूँ 0.1136 से, जो कि वैक है, वैक अभी कैसे कैलकुलेट होगा आ जाएगा, और उसको मैं मजीद डिस्काउंट कर लूँ इस तरीके से, पावर 3, पावर 3। एक तरीका तो ये, और एक तरीका ये कि मैं ये ना करूं, फिर मैं वो कर लूं जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले सिखाया था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में, अगर किसी को याद हो, कि 1 से इंफिनिटी का डिस्काउंट फैक्टर निकालो, उसमें से 1 से 3 माइनस कर दो, मगर इससे जो आंसर आएगा ये ऑटोमेटिकली आपको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाता है। अब आपको मजीद कोई जहमत करने की जरूरत नहीं है, जहमत करने की जरूरत नहीं। कुछ क्लियर है बात हमें? अच्छा, अब इधर क्या करना है? इधर आपको पता है वो क्या करना है, 186.9 इंटू 1.05 डिवाइड बाई वैग माइनस जी, और जो भी आंसर आएगा इसको आप 3 साल पे डिस्काउंट करें। ठीक है जी, यहां तक बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट की कैसे हमने निकाला? 194.4 इस पे ग्रोथ नहीं लग सकती, ग्रोथ इस पे लगेगी। ठीक है। अच्छा, एक और तरीके से अगर कहोगे मैं ऑडिट करा देता हूँ, अगर बोलो तो हमारा प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट, प्रॉफिट 242 रुपये था, पीबीटी। एक और तरीके से मैं ऑडिट करा रहा हूँ इसका, इस फिगर का 186.9 का, 186.9 का मैं एक और तरीके से ऑडिट करा रहा हूँ, ऑल्टरनेट। चाहो तो देख लो, अगर कोई कहता है मुझे पेपर में क्लिक नहीं होता तो फिर ये दूसरा तरीका देख लो। प्रॉफिट हमारा कितना था ईयर 3 का? 242 था। प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी होती है, नहीं होती? इस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी होती, नहीं हुई होती? मुझे जवाब दें, जवाब दें। हाँ, शॉर्टकट बता, सीख लो यार। हुई भी होती है तो मैं ऐड बैक कर दूं डेप्रिसिएशन 25, ऐड बैक कर दूं। क्या मैं कहता हूँ, ये वो आ गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट विदाउट डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हाँ,
अब ये वो प्रॉफिट है, इस पे डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो मैं इस पे टैक्स लगा दूंगा। लगाओ जरा 30%। कितना आता है? 80.1। अब जरा नेट करके देखो, नेट कैश फ्लो इग्नोरिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन का हिसाब किताब डिफरेंट है, डेप्रिसिएशन का रूट अलग है, डेप्रिसिएशन का रास्ता अलग है। देखो यही आ रहा है 186 पॉइंट। ये तरीका समझ आ रहा है कि मैंने क्या किया, प्रॉफिट में से पहले ही डेप्रिसिएशन को रिमूव कर दिया। अब जो मेरे पास फिगर आया मैंने उस पर टैक्स लगा दिया। अब ये जो फिगर आई है ये इसमें टैक्स लग गया है, मगर डेप्रिसिएशन हट चुकी है। ठीक है, और टोटल में से 194 और 194.4 में से एडजस्ट कर लोगे तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आ जाएगा, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। सही है ना? टोटल में से टोटल 194.4 थर्ड ईयर का आया था ना। जो आसान लगे, कौन सा आसान है वैसे, एक सवाल है। फर्स्ट अप्रोच ज्यादा आसान है या सेकंड अप्रोच ज्यादा आसान है? ऐसे ही मुझे जो लोग लाइव में आए जवाब तो दें ऐसे ही। क्या लगता है पेपर में क्या ज्यादा आसान है? पार्टिसिपेट करें ना यार। ये नहीं बोलना दोनों मुश्किल हैं यार, ऐसा नहीं करना भाई, जुल्म हो जाएगा भाई। अच्छा, एहतेशाम को दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, राहिम को पहला वाला अच्छा लग रहा है, शदाब को पहले वाला अच्छा लग रहा है, आसिम को पहले वाला अच्छा लग रहा है, लेनोवो जनाउल्ला को भी पहले वाला अच्छा लग रहा है, खालिद खुर्शीद और AQ को दूसरा वाला अच्छा लग रहा है, फुरकान शाहिद उमैमा सैयद अदनान अली को पहले वाला अच्छा लग रहा है, असदुल्ला ने पॉलिटिकल जवाब दिया, माशाल्लाह दोनों अच्छे हैं जी। सही रहने का पहला वाला, मुझे भी वैसे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लगा है, अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से पिक कर लेते हो ना। पहला वाला ही करना, तू लंबी कहानी। मगर बहरहाल दोनों, दूसरा वाला भी मैंने ही सिखाया है, तो मैं बुराई तो नहीं करूंगा दूसरे वाले की यार। ठीक है, क्लियर है बात हमें? अब आप ये देखिए, ये देखो भाई, इन्होंने दूसरा वाला फॉलो किया हुआ है मेरे ख्याल से। नहीं है ना, इन्होंने दूसरा वाला फॉलो किया। कोई बात नहीं, 186.9 आ गया। फिर बोला कि 1.05 ग्रोथ लग गई, बैक माइनस जी लगी और फिर इसको डिस्काउंट कर दिया, और शुरू के 3 सालों की पेरेंट वैल्यू ये अलग अलग निकाल ली। और ये देखें, 1 से 3 की पेरेंट वैल्यू अलग अलग निकाली, 4 से इन्फिनिटी की डेप्रिसिएशन, वो सॉरी 4 से इन्फिनिटी की टर्मिनल वैल्यू अलग अलग निकाली, टर्मिनल वैल्यू, और टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अलग निकाली। 7.5 आया था ना, 7.5, 25 × 0.3, उसको वैक से डिवाइड किया और फिर उसको 3 साल और डिवाइड कर दिया। अब ये जो फिगर आई है ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल। क्लियर है बात? 2714.8। याद है ये फिगर जो मैंने कहा था, डिस्काउंटिंग के वक्त हम वन ऑफ को नहीं देखते। आपने देखा हमने डिस्काउंटिंग के वक्त वन ऑफ को नहीं देखा। क्लियर है? 2714.8 में 1 से 3 का इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यू आ गई, जिसको मैनुअल कहता हूँ, मैनुअल डिस्काउंटिंग करके जो किया था शुरू में 3 सालों का। फिर टर्मिनल वैल्यू आ गई, और फिर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट आ गया, 7.5 डिवाइड बाई बैक, 3 साल पे डिस्काउंट करिए। यहाँ तक क्लियर है बात अपनी? नहीं, कंपाउंड ही होगा, डिस्काउंट ही होगा ना, डिस्काउंट ही होगा ना। थर्ड ईयर पे वैल्यू आई ना, ये थर्ड ईयर पे आई है। नहीं, टैक्स सेविंग की भी बात करूं तो 1 से 3 की टैक्स सेविंग तो यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गई थी ना इसमें। ये जो फिगर है इसमें ऑलरेडी आप देखो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट शामिल है। तो 1 2 3 तो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। कौन सा इनकॉर्पोरेट नहीं है? 4 से इन्फिनिटी। क्या ख्याल, 4 से इन्फिनिटी? तो 4 से इन्फिनिटी का मतलब है कि फिर या तो 3 साल डिस्काउंट कर लो, या फिर ये वाला काम कर लो जो मैंने सिखाया था, प्लस माइनस। ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट बात रह गई यार, ये पूरा सवाल हो गया। अच्छा, ये वापस ये बात समझ आ रही है, ये ट्रीटमेंट कब करना है? हर सवाल में करना है, ये ट्रीटमेंट कब करना है? ये ट्रीटमेंट कब करना है जल्दी बताओ। जब 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 डेप्रिसिएशन कांस्टेंट कब हो? टिल इन्फिनिटी। जब डेप्रिसिएशन कांस्टेंट होगी टिल इन्फिनिटी। सही है। अच्छा, एक बात का जवाब दो, क्या ये ट्रीटमेंट इस सवाल में करना है? हाँ, फ्री कैश फ्लो ग्रो करने, 4 टेन ऑनवर्ड्स। जल्दी बताएं। जवाब दें। सेम ट्रीटमेंट या साइंस?
जी आसिम मुनीर वापस आ गए भाई, बता दो आसिम मुनीर साहब, पेपर निकालना नहीं निकालना तुमने? आप वो वाले नहीं हो, मुझे पता है, वो वाले मसरूफ है अभी। ट्रम्प से कॉल पे बात हो रही है उनकी अभी। जी बताएं जवाब। यस, ये इस सवाल में भी होगा। अच्छा मजे की बात, ये आई कैप ने ये ट्रीटमेंट इस सवाल में नहीं किया। डिप्रेशन को ग्रो नहीं करना ना, इसका मतलब है। तो मेमा क्या कह रहे हैं? आई कैप बादशाह है भाई। अब आपने मगर ये ट्रीटमेंट करना है, खत्म होगा बात। देखिए आप कंसिस्टेंट रहेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, आई कैप कुछ भी करता रहे, हमने अपना ट्रीटमेंट नहीं चेंज करना है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको? आपने ये ट्रीटमेंट सेम ट्रीटमेंट करना है जो मैंने आपको सिखाया है, डेप्रेशन को सेम रखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया नो मटेरियल चेंज, इससे ज्यादा वो क्या लिखेगा? ठीक है। मगर हर सवाल में ये ट्रीटमेंट नहीं करना होता, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगर डिप्रेशन के बारे में अलग से कुछ नहीं फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसने ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई कि इसने बस ये लिखा हुआ है, ये देखें एनुअल ग्रोथ। अच्छा यहाँ तो ग्रोथ ही जीरो हो गई, बात ही खत्म है। एनुअल ग्रोथ ही जीरो है तो ये आप क्या लगेगी, या टर्मिनल वैल्यू लगेगी या परपेचुटी लगेगी? अगर ग्रोथ जीरो होती है तो फिर टर्मिनल वैल्यू आएगा या परपेचुटी आएगा? ये पी बनाऊं या टी बनाऊं? ये पी बनाऊं यहाँ पे या टी बनाऊं मैं? टी ऐसे बनेगा और पी ऐसे बनेगा, डंडी रहेगी यहाँ पे। हाँ परपेचुटी आएगा। और जो परपेचुटी आएगा उसको आप डिस्काउंट कर लो, या तो 3 साल पे, 4 साल पे, 4 साल पे, 1 से 4 का 5th ईयर ऑनवर्ड्स करें, 1/1 + i⁴ ठीक है। ये बहुत ही आसान सवाल था यार, इसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। अच्छा आखिरी बात इसमें मैं कर दूं, फिर बस क्लास एंड करते हैं। 10 मिनट में हमें खत्म करनी है ये कहानी। वैग कैसे निकालना था? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैग कैसे निकालना था? अब यार ये लाइन पढ़ लो जल्दी से। दोनों का इक्विटी बीटा दे दिया उन्होंने, दोनों का इक्विटी बीटा दे दिया 1.1 एंड 0.91, और दोनों की इंडस्ट्री अलग अलग है। रिस्क फ्री रेट भी बता दिया 7% है और प्रीमियम से। अच्छा अब ये लाइन प्लीज इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देख लें यहाँ गौर से। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस टॉपिक। और भाई ये वर्कशॉप एंड हो जाएगा क्योंकि असल में मुझे एंड करना है वर्कशॉप। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे, एक सेशन और रख लेंगे, ये तो वेडनेसडे या थर्सडे। वो आप ग्रुप फॉलो कर लेना, ग्रुप नहीं है तो आप नंबर देख लेना, नंबर मैं ऑलरेडी इस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। The asset beta of the combined entity may be taken as individual companies asset beta weighted in proportion of the market value। अच्छा अब वैक निकालने के लिए आपको पता है क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? वैक निकालने के लिए, वैक निकालने के लिए ई चाहिए होता है, डी चाहिए होता है, के ई चाहिए होता है, के डी 1 - टी चाहिए होता है। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा बैंक लोन होने की वजह से फायदा क्या है आपको? अच्छा आप मुझे ना ई और डी किसका यूज करेंगे? हाँ ई और डी किसका यूज होता है? जल्दी से जवाब दें। एक्वायरर का यूज होता है या टारगेट का यूज होता है? ई और डी, ई और डी, एक्वायरर का यूज होता है। एक्वायरर का ई पता है आपको? ई, एक्वायरर की मार्केट वैल्यू इक्विटी पता है? निकल आएगी। हाँ प्रॉफिट दिया हुआ है 2900, 2900 प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर दूं पी रेशो से। पी रेशो बताया हुआ है 12, 12, ई तो आ जाएगा 2900 × 12। ठीक है, ये हो गया 34,800। अच्छा डी कितना है, डी कितना है? नहीं, मसला ये कि इसने मर्ज पे बोला नहीं, इसने बोला है कि आप सेम रखो डेट इक्विटी रेशियो को। सही कह रहे हैं, वैसे मर्ज पे करना चाहिए एहतिशाम, एहतिशाम सही कह रहे हैं। मगर इसने लिखा हुआ क्या है? टीटीएल बोर्ड प्लान टू मेंटेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट टू इक्विटी। यानी कि बाद में भी वो चाह रहे हैं एक्विजिशन के बाद भी ना हम ये छेड़ेंगे नहीं, इसको छेड़ने नहीं देंगे। बात आपकी सही है, वैसे मर्ज एंटिटी का डेट इक्विटी होना चाहिए, दोनों इक्विटी प्लस होनी चाहिए, दोनों डेट प्लस होनी चाहिए। मगर यहाँ पे देखो गेम क्या है, उसने बोला क्या, उसकी बात को मानना पड़ेगा ना। ठीक है, मेंटेन का मतलब क्या होता है? बराबर रखना। मेंटेन का मतलब है जो पहले था उसको सेम रखना। मेरी बात समझ आ रही है लड़के? एहतशाम, मेंटेन का मतलब होता है पुराने वाले को ही बराबर करना ना, उर्दू तर्जुमा मैं करूं। इक्विटी ये रही, और डेट आपको पता है वो तो बैंक में तो मसला ही नहीं, बैंक लोन में तो फायदा यही होता है कि सेम हो जाता है। अच्छा वैक निकालने के लिए, अच्छा के डी 1 - टी भी मुझे पता है आसान है। के डी 1 - टी कितना हो जाएगा? 10% को उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब वैक निकालने के लिए एक चीज रहेगी बस, बस, बस एक चीज निकलोगी, निकलेगी, वैक आ जाएगा। वो कौन? के ही, बस के ही चाहिए तो मेरा वैक हाजिर है। एग्री करोगे? यहां तक बात समझ आती है आप? कितनी आसान बात है यार। केडी तो वैसे ही सरेंडर हुआ हुआ है, सामने सामने है। ई पे मैंने बात कर ली, के ई बस चाहिए। आप के ई का फॉर्मूला, अच्छा के ई भी नजर आ रहा है, कौन से फॉर्मूले से आएगा? डिविडेंड ग्रोथ से आएगा या सीएपीएम से आएगा?
रिस्क फ्री रेट भी दिया हुआ है, मार्केट प्रीमियम भी दिया हुआ है। तो और केई के लिए आपको पता है क्या गेम है, केई के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला वो यूज होगा, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। मतलब आर एफ हमें पता है 7% है, बीटा नहीं पता, और रिस्क प्रीमियम 6 है। इसका मतलब है पूरे सवाल में अब एक चीज रह गई, पूरा सवाल खत्म हो गया। वो कौन? वो कौन? बीटा। अच्छा, ये बीटा कौन सा वाला बीटा होता है? इक्विटी बीटा होता है या एसेट बीटा होता है? ये इक्विटी बीटा होता है। मगर इस इक्विटी बीटा के लिए आपको एसिड बीटा चाहिए होगा, और एसिड बीटा किसका चाहिए? मर्ज एंटिटी का। इतनी सी बात है। आप मेरी बात समझ रहे हो? वैक निकालने के लिए ई पता है, डी पता है, के डी वन माइनस टी पता है, सिर्फ के ही नहीं पता। और के ही के अंदर भी सिर्फ बीटा नहीं पता, बीटा बीटा। क्लियर है बात हमें? बीटा पता चला, के ही पता चला, के ही पता चला, तो वैक पता चल गया। सवाल खत्म, इतना मोटा ताजा सवाल, एंड, सरेंडर हो गया। अब ये लाइन पढ़ लीजिए, द एसिड बीटा ऑफ द कंबाइंड एंटिटी मे बी टेकन एज द इंडिविजुअल कंपनीज एसिड बीटा वेटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। वो ये बात नहीं भी करता तो भी आपके जहन में होना चाहिए, जब दो एक्वायरर और टारगेट की इंडस्ट्री अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, फर्क होता है, तो भी हमें वेटेड बीटा निकालना पड़ता है। वेटेड बीटा निकालने के लिए इसने इतना आसान कर दिया। ये लाइन हो सकता है आज के बाद जब ये सवाल आएगा पेपर में इस तरह का, तो हो सकता है वो ये लाइन उड़ा दे। आपको अपना जहन खुद से इस्तेमाल करना होगा, खुद से, खुद से। अब मसला ये है कि दोनों का एसेट बीटा लेना है, उसको आपने वेटेड कराना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बेसिस पे। यहां तक बात समझ आती है? मगर सवाल ये कि दोनों का एसेट बीटा अवेलेबल नहीं है, दोनों का इक्विटी बीटा अवेलेबल है। क्या मैं दोनों के इक्विटी बीटा से एसेट बीटा निकाल सकता हूं? क्या मुझे आता है निकालना? क्या एसेट बीटा निकाल सकते हैं इक्विटी बीटा से? क्या लगेगा फॉर्मूला? पता दो मुझे। वैक आ गया गेम में। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी इंटू ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस टी। यहां जो ई और डी लगेगा 1.1 में, ये तो ये वाला लग जाएगा। किसका? ये वाला लग जाएगा। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं, टीटीएल का लग जाएगा। क्या बीटीएल का पता है आपको? क्या टीटीएल का पता है आपको? नहीं, सिर्फ एक्वायर का यूज नहीं कर सकते। लेनोवो इसने लिख दिया, इतनी बड़ी बात लिख दी, इसका मतलब आपने इसकी एडजस्टमेंट छोड़ दी। क्या आप बीटीएल का डेट इक्विटी निकाल सकते हैं? बीटीएल का, बीटीएल का डेट ये रहा 1500 छुपा बैठा था। और इक्विटी के लिए वही कर लो जो आपने अभी किया था। क्या किया था? पी रेशियो पता है टेक्सटाइल कंपनीज का? पी रेशियो पता है और प्रॉफिट भी पता है। क्या ये बात समझ आती है? तो इस फॉर्मूले के लिए मेरे पास ई होना चाहिए, मौजूद है। इस फॉर्मूले के लिए मेरे पास डी होना चाहिए, मेरे पास दोनों का मौजूद है। तो मैं अलग अलग बारी बारी दोनों का अनगियर कर दूं, अनगियर कर दूं। अनगियर ही कहते थे ना, अगर मैं याद करूं तो। हाँ भाई, अनगियर कहते थे। इसने दोनों का एसिड बीटा निकाल लिया, ये देखो अनगियर करके। 34,800 इक्विटी, 17,500 डेट, 6,000 इक्विटी, 1,500 डेट। क्लियर है? क्लियर है। मगर उसने कहा है कि यार दोनों टेक्सटाइल कंपनीज का उसने बोला है, लिस्टेड कंपनीज का पी नहीं दिया। उसने बोले टेक्सटाइल कंपनीज का। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडजस्टमेंट फैक्टर का किसी के जहन में बात आ रही है तो उसका जवाब मैं दे दूं कि इसने यहाँ पे पी रेशियो के लिए वर्डिंग क्या यूज की है? द शेयर ऑफ ट्रेडेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 12, एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 12। और दूसरा, अब ये चूंकि मर्ज होने जा रहा है, मर्ज होने जा रहा है, ठीक है? किसके साथ मर्ज होने जा रहा है? लिस्टेड कंपनी के साथ। तो आप इतनी बारीकी में ना जाओ। अच्छा, आपने अनगियर कर दिया, अब क्या करोगे? अनगियर कर दिया, अब क्या करें? 0.813 और 0.774 दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दें। दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई टू कर दें वेटेड बीटा निकालने के लिए। नहीं, उसने बोला वेटेड करोगे, किस रेशियो में करोगे? किस रेशियो में करोगे? बताया हुआ है, बताया हुआ है, बताया हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी की बेसिस पे। मार्केट वैल्यू इक्विटी की बेसिस पे। मार्केट वैल्यू इक्विटी ये रही 34,801, 6,001। तो 0.813 इंटू 34,800
34,800 याद आ रहा है, ये इसका TTL का और ये BTL का था, डिवाइड बाई टोटल। वेटेड बीटा सीधा निकालते हैं। अब ये जो वेटेड बीटा आया है ये एसिड बीटा है, इसको रीगियर करना पड़ेगा। रीगियर समझते हैं, रीगियर करना पड़ेगा। देखो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लो समझ लो समझ लो। देखो इक्विटी शादेब चंदा KD1 - T तो ले लिया ना हमने, BTL का वो तो अलग कहानी थी, वो तो खत्म हो गई कहानी। वो तो मैंने वैक के लिए बात कर ली ना, ये रहा 7%। वो दोनों का सेम ही है वैसे भी, दोनों का सेम ही है वैसे। 10% ही है देखो। अच्छा अब लास्ट बात, प्लीज गौर से देखना यार, देखो मुश्किल तो नहीं लगा, ये बात समझ आ गई कि मैंने अनगियर किया है। अनगियर तो समझ आ गया ना, फॉर्मूला लगा के अनगियर समझ आ गया, क्लियर है? क्लियर है, अनगियर कर लिया, अलग अलग आ गए। अब इसको वेटेड करना था, वेटेड कर लिया इक्विटी के रेशो में, ये समझ आया? इक्विटी के रेशो में वेटेड किया है, वेटेड किया है इक्विटी के रेशो में। 34,800 और 6,000 इक्विटी की फिगर थी, क्लियर है? प्लीज मुझे कंफर्म करो, वेटेड बीटा का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि जिसकी जितनी वेटेज है उस हिसाब से काम करना होगा। अच्छा अब क्या करें, ये तो एसिड बीटा है, इसको इक्विटी बीटा में कन्वर्ट करने के लिए रीगियर कर लेंगे। तो जब भी हम रीगियर करेंगे वो किस हिसाब से करते हैं? अपनी गेसिंग के हिसाब से करते हैं, वैक में हमने पढ़ा है। रीगियर हम अपने हिसाब से करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, उन डेट इक्विटी पे करते हैं जिस पर वैक कैलकुलेट होता है। ये 66.4 और 33.4 ये वही है, 34,800 जो मैंने पहले लिखा था, 34,800 लिखा था। और क्या था, इसको अगर आप रेशो निकालोगे ना, ये वाला रेशो, इसका रेशो निकालो जरा, कोई निकाल सकता है? 34,800 और 17,500 का रेशो निकालो, टोटल बनेगा 52,300। परसेंटेज निकाल के देख लो, 66 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो चेक करो क्या रेशो बन रहा है। कैलकुलेटर मेरा कहाँ चला गया यार? हाँ भाई कोई निकालेगा रेशियो? 34,800, 66.5, थैंक यू वेरी मच। 66.5, थैंक यू AQ, थैंक यू लेनोवो, थैंक यू शाहजाद, थैंक यू एहतशाम। एंड 33.4, ठीक है। आप देखो ये उसने वही रेशो की बेसिस पे रीगेयर कर दिया, इसने में रेशो ले लिया, हम एग्जैक्ट फिगर ले रहे थे। और बीटा इक्विटी आ गया 1.091, बाकी गेम खत्म। 1.091 अगर बीटा इक्विटी आ गया है, तो आपका वैक तैयार। 1.091 बीटा इक्विटी हो गया, इस पे फिर आपका के ई आ जाएगा, के ई आ जाएगा तो आपका वैक भी आ जाएगा। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? क्लियर है? तो वेटेड बीटा के सवाल में गेम थी, गेम थी। अच्छा इस सवाल में खास बातें क्या थी? इस सवाल में क्या खास बात थी यार? इस सवाल में वन ऑफ चीजें बहुत थी। इस सवाल में अगर मैं लास्ट हाईलाइट कर दूं अगर, बस फिर सेशन एंड करते हैं, नमाज का भी टाइम हो गया, ओहो 5:46 हो गया, बस लास्ट मिनट। इस सवाल में खास बात क्या थी? इस सवाल में खास बात थी वेटेड बीटा, इंडिविजुअल बीटा की बेसिस पे जो वेटेड बीटा निकाला गया, ये खास बात। एक तो ये बात थी खास, जो कि इक्विटी के रेशो में करना ही हमने सीखी। दूसरी खास बात थी ये डेप्रिसिएशन वाला जो एडजस्टमेंट किया हमने, ये वाला परपेचुइटी और टर्मिनल दोनों चीजें एक साथ देखी, ठीक है। तीसरी खास बात क्या थी इसमें? इतने सारे वन ऑफ आइटम, इतने सारे वन ऑफ जो बाद में अलग से इनकॉर्पोरेट, रिडंडेंसी, टैक्स सेविंग, सबका टैक्स इम्पैक्ट भी लिया, सबका टैक्स इम्पैक्ट। क्लियर है बात हमें? इज दिस फाइन? चले नमाज का भी टाइम हो गया है, यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपनी तैयारी करते रहे। मोस्ट प्रॉब्ली हम वेडनेसडे को या थर्सडे को मिलेंगे शाम में, ठीक है। आफ्टर मगरिब थोड़ा लंबा सेशन रख लेंगे और उस दिन इंशाल्लाह इसको एंड कर देंगे, डी मर्जर भी कर लेंगे, स्पिन ऑफ भी कर लेंगे। और इसके लेटेस्ट रिटर्न के सवाल मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस खुल जाए, जो इतनी वैरायटी हमने पढ़ी है ये वैरायटी आपको अप्लाई होती नजर आएगी। कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है। आप इस नंबर में मुझे बिला झिझक व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप मैं ही यूज़ करता हूँ, एक ही नंबर है मेरे पास, और कोई नंबर मौजूद नहीं है। ठीक है जी, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और ये रिकॉर्डिंग शेयर कर लीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ जो आज की क्लास नहीं अटेंड कर सके। कंजूसी का मुजाहरा नहीं करना, जो आपको पिछली वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग मिली है वो भी, और ये भी आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और दुआ में जरूर याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जल्दी से नमाज पढ़ने चले जाओ, नमाज का टाइम हो गया, मैं भी निकल रहा हूँ। 5:47, 2 मिनट ऊपर हो गए।